हाँ जी, तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, थोड़ा यहाँ और बता देता हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपने क्या पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया सिलेंडर के बारे में, क्या होता है सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता कैसे, आपने वो भी पढ़ लिया। ईंधन के जलने से, फ्यूल के जलने से आपका पिस्टन कैसे मूवमेंट करेगा, कनेक्टिंग रोड कैसे मूवमेंट करेगी और क्रैंक शाफ्ट कैसे मूवमेंट करेगा, क्रैंक शाफ्ट फाइनली फ्लाई व्हील से जुड़ा रहेगा, फ्लाई व्हील कैसे मूवमेंट करेगा। इतनी सारी बातें आपने पढ़ ली। लेकिन फ्लाई व्हील के ग्राउंड रोटेटरी मोशन करने से आपके पहिए कैसे घूमेंगे, आपका पीटीओ कैसे घूमेगा, वो आपने नहीं पढ़ा। उनके अलावा आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि गियर क्या चीज होती है, गियर बॉक्स क्या चीज होती है, क्यों हमें क्लच और इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो इन सारी चीजों की बात करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इंजन से पावर को व्हील्स में ट्रांसफर करने का काम करेगा या फिर मैकेनिकल पावर में यूज करने का काम करेगा। ट्रांसमिशन एक स्पीड वेरिंग मैकेनिज्म है। स्पीड का मतलब हो गया गति, और वेरिंग का मतलब क्या हो गया, कम ज्यादा करना, विभिन्नता। ठीक है, वेरिएशन किसे बोलते हैं, विभिन्नता। स्पीड को बदलने वाला एक यंत्र होता है या एक तंत्र होता है जो क्या करेगा, स्पीड को बदलने का काम करेगा। जैसे अगर सिंपली बोलूं तो आप ट्रांसमिशन सिस्टम में उतनी बातें तो नहीं समझते खैर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक प्रैक्टिकल तो है, लेकिन इसमें जैसे ही मैं गियर बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी पता है। आपके दिमाग में गियर बोलते ही जो स्टैंड होता है, जो लीवर होता है जिससे हम गियर चेंज करते हैं, जो लोग कार या ट्रैक्टर चलाते हैं उनके दिमाग में गियर बोलते ही केवल वो स्टैंड या फिर वो जो पार्ट होगा, जिससे वो लीवर होगा जिससे हम गियर चेंज करते हैं, बस वही आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, आप अगर जैसे सिंपली मैं गियर बोलूंगा तो आपके दिमाग में वो लीवर ही आएगा जिससे आप गियर को कम ज्यादा करते हो, बस। अगर बाइक के गियर की बात करूंगा तो बाइक में जो पेडल से आप, जो फुट से आप गियर को कम ज्यादा करते हो, वो गियर आपके दिमाग में आएगा। जबकि एक्चुअली में वो तो गियर होता ही नहीं है। उसको आप बोलना चाहो तो गियर लीवर बोल सकते हो, लेकिन वो गियर कभी नहीं होगा। अगर मैं बोलना चाहूँ गियर क्या होता है, तो गियर तो बस ये होता है, ये जो गरारी जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बस गियर। ये होता है गियर एक्चुअली के अंदर। ठीक है बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म इन चीजों का, बस थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करनी है। तो ये होगा क्या, स्पीड को कम ज्यादा करने का काम करेगा। अब आप इस चीज को अच्छे से समझते हो, जैसे बाइक तो सबने ड्राइव की होगी, बाइक में जनरली 4 गियर होते हैं। तो फर्स्ट गियर के अंदर स्पीड कम रहती है। फर्स्ट गियर में आप पहला गियर लगा लो, लेकिन एक पॉइंट आएगा उससे ज्यादा वो स्पीड पे बाइक नहीं जा रही है आपकी, जाएगा तो इंजन लोड देगा। फिर सेकंड गियर हो गया, फिर थर्ड गियर हो गया, फिर फोर्थ गियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। जैसे जैसे आप गियर को बढ़ाते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, स्पीड वेरिंग मैकेनिज्म हो गया। इक्विपाइड विद सेवरल गियर्स, तो इसके अंदर बहुत सारे गियर्स लगे रहते हैं। अब गियर किस चीज को बोलते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो गरारी जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम गियर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारे गियर्स जो होते हैं, इन गियर्स के कारण क्या किया जाता है, स्पीड वेरिंग मैकेनिज्म को बनाया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करनी चाहें तो इसे बोला जा सकता है सीक्वेंस ऑफ गियर, यानी कि गियर्स का एक चक्र या एक आपके सीक्वेंस, क्रम। एंड शाफ्ट, गियर और शाफ्ट का एक क्रम। अब शाफ्ट किस चीज को बोलते हैं, ये तो केवल गियर हो गया, लेकिन इसके बीच में जो आपके रोड लगी रहती है उस रोड को क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे वन बाय वन सारी चीजों के बारे में। तो ये एक सीक्वेंस हो गया गियर और शाफ्ट का, थ्रू विच द इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू ट्रैक्टर व्हील्स, जिसकी सहायता से, इसकी डेफिनेशन बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि यह गियर एवं शाफ्ट का एक क्रम होता है जिसके द्वारा इंजन पावर को, इंजन की शक्ति को ट्रैक्टर के पहियों तक स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, ये आपके ट्रांसमिशन सिस्टम की एक बेसिक डेफिनेशन होगी। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है, यही वो सिस्टम है जिस सिस्टम के कारण आपका ट्रैक्टर फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ गति करता है। ठीक है, अलग अलग फील्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम ट्रैक्टर को आगे या पीछे की गति कर सकते हैं ट्रैक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। वो गियर ही होता है ना जिसकी सहायता से रिवर्स गियर लगाते हैं तो ट्रैक्टर बैक चलता है, आगे वाले गियर लगाते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गियर लगाते हैं, ट्रैक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है। दूसरा बात करेंगे तो आपका जो कंप्लीट पाथ होगा पावर देने का, इंजन से लेकर के व्हील्स, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर ट्रेन बोलते हैं। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे सबसे पहले क्लच आ जाएगा इसमें, क्लच के बाद में गियर बॉक्स आ जाएगा, गियर बॉक्स के बाद में पीछे की तरफ जाएंगे तो डिफरेंशियल यूनिट आ जाएगा, और डिफरेंशियल यूनिट के बाद में आपका फाइनल ड्राइव आ जाएगा। तो ये 4 पार्ट होते हैं आपको किसी भी बेसिक ट्रांसमिशन सिस्टम के।
इन चारों पार्ट के कंबाइंड कॉम्बिनेशन रूप पे इनको क्या बोला जाता है, पावर ट्रेन बोलते हैं। कि भाई साहब एक ट्रेन है जिसमें शक्ति को भेजा जा रहा है आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं वन बाय वन की गियर क्या होता है। यहाँ पे आपको तसल्ली से सारी चीजें समझनी पड़ेगी। जब तक आप इस लेक्चर को तसल्ली से नहीं देखोगे तब तक आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। और एक बार ये लेक्चर समझ में आ गया उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो, उस टेक्निकल सब्जेक्ट की खास बात यही रहती है कि अगर आपको वो चीज़ एक बार समझ में आ गई तो आपको दोबारा उसे रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, ठीक है। आपको जनरली वैसे ही याद रहती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। गियर के बारे में बात करें तो गियर क्या होता है, एक प्रकार की मशीन का एक भाग होता है। मशीन एलिमेंट एक मशीन का एक भाग होता है जिसमें टीथ होते हैं। टीथ किसे बोलते हैं, दांतों को बोलते हैं। तो इसमें ये जो है इनको क्या बोला जाता है, टीथ बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो टीथ होते हैं वो टीथ ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से किसी ने 10 बना दिए, किसी ने 20 बना दिए, किसी ने 100 बना दिए, किसी ने 50 बना दिए। ये अपनी मन मर्जी से नहीं बनते। इन टीथ का नंबर जो होता है कि एक ये जो गियर होगा उसके अंदर कितने टीथ होंगे, उनका नंबर जो होगा वो फिक्स रहता है, ध्यान रखना। इनका साइज के बारे में बात करें तो ये वाला गियर छोटे साइज का है और ये वाला गियर बड़े साइज का है। तो इनके साइज को छोटा बड़ा करना यूं नहीं है कि अपनी मर्जी से छोटा कर दिया, अपनी मर्जी से बड़ा कर दिया। इनका बहुत बड़ा रोल है। या यूं मानो कि सारा लफड़ा ही इन चीजों का है, ठीक है। सारा लफड़ा इस चीज का है कि गियर का साइज क्या है और गियर के अंदर टीथ कितने हैं, बस इतनी चीज का लफड़ा है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सारा का सारा ट्रांसमिशन सिस्टम इसी चीज पे निर्भर करता है, ओके। तो ये जो टीथ होते हैं वो होते क्या है, टीथ कटेड होते हैं। आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जैसे गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, इस गोलाकार स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कट्स होते हैं। कट्स का बना करके क्या बनाया जाता है, उन्हें टीथ बना दिया जाता है। या फिर कौन शेप सरफेस होती है इक्वल स्पेसिंग के साथ में। इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया कि ये वाले के और ये वाले के बीच में जो स्पेस है वो एक समान है, ये वाले और ये वाले के बीच में स्पेस एक समान है। इस वाले और इस वाले के बीच में स्पेस भी उतना ही है जितना इनके बीच में स्पेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी किसी एक व्हीकल के अलग अलग जो टीथ होंगे, अलग अलग जो गियर होंगे, वो गियर छोटे बड़े हो सकते हैं। उन गियर्स के बीच में क्या होगा, जो टीथ होते हैं उन टीथ के बीच में जो गैप है वो गैप सब में समान होगा। समान क्यों रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए जब एक गियर दूसरे गियर से सट के चलेगा तो इसके टीथ उसके अंदर फिट बैठे और उसके टीथ इसके अंदर फिट बैठे, ठीक है ना। अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आपने बाइक में चेन तो देखी होगी, और बाइक में नहीं तो साइकिल में चेन तो देखी होगी। साइकिल के अंदर भी तो पीछे पहिए के साथ में ऐसी गरारी लगी रहती है ना, इस तरीके की, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम थे साइकिल पे थे अपने। साइकिल के अंदर मैं आपको क्या चीज बोल रहा था, साइकिल में आपको ये चीज बोल रहा था कि साइकिल में जो पीछे वाला टायर रहता है और जो चक्का रहता है, उस चक्के में भी तो ऐसी एक गरारी लगी रहती है। उस गरारी में जो चेन होती है वो चेन गोल घूमती होती है। आगे हम पेडल घुमाते हैं, पेडल घुमाने से जो गरारी होती है वो गरारी साथ साथ घूमती रहती है, क्योंकि एक दूसरे से चेन की सहायता से जुड़े हुए हैं। वो चेन के बीच में जो गैप होता है, वो गैप और गरारी के बीच में ये जो दांते होते हैं, उन दांतों के बीच में जो गैप होगा वो गैप इक्वल होना चाहिए। तभी वो चेन उस दांतों में फिट बैठ पाएगी, उन टीथ में। दांत बोल देना या टीथ बोल देना एक ही चीज है, उन दांतों में या उन टीथ में फिट बैठ पाएगी, तभी आपकी साइकिल चल पाएगी। जब आप उस साइकिल को बहुत ज्यादा यूज कर लोगे तो आपकी या तो चेन घिस जाती है या आपके जो वो गियर होते हैं वो गियर घिस जाते हैं। उनकी वजह से क्या होगा, आपकी चेन बार बार उतरने लग जाती है, फिर आप चेंज करवाते हो, ठीक है। तो चेंज आप साइकिल में तो खैर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि साइकिल को उतना ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। जनरली ये प्रॉब्लम रहती है बाइक्स में। फिर आप बाइक में क्या चेंज करवाते हो, चेन सेट चेंज करवाते हो अपना। तो चेन सेट में आप एक तो पीछे गरारी चेंज करवा रहे हो, उसको गरारी बोलना गलत है, उसको भी गियर ही बोलना पड़ेगा। आप पीछे का गियर चेंज होता है, आगे का गियर चेंज होता है और साथ में आपकी चेन चेंज होती है, ताकि इक्वल स्पेसिंग बनी रहे, ठीक है। तो ये होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि गियर होता क्या है। अब आपको समझने की जरूरत है कि गियर काम कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये छोटी सी स्लाइड आपने समझ ली तो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो काफी इजी बन जाएगा। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके मैंने तलाश रखे हैं जिसकी सहायता से आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया जा सके ट्रांसमिशन सिस्टम, लेकिन ये वाला आप देख लो। इसमें देखो, मान लो कि ये जो छोटा व्हील है वो व्हील गोल गोल घूम रहा है। किसके कारण घूम रहा है भाई, ये घूम रहा है इंजन पावर के कारण। अब इंजन में क्रैंकशाफ्ट गोल घूम रहा है, तो क्रैंकशाफ्ट के गोल घूमने से ये वाला गोल घूम सकता है, ऐसा माना जा सकता है ना। तो हमने मान लिया कि हाँ जी ये वाला गोल घूम रहा है। ये वाला गोल घूमेगा तो कैसे घूमेगा, यूं घूमेगा।
यानी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। जैसे ही ये वाला पार्ट इसमें फिट बैठेगा और ये अपनी फोर्स के कारण आगे घूमेगा, तो ये भी इसको नीचे की तरफ आने पे मजबूर करेगा। ठीक है, जैसे ये वाला यहाँ है, तो जैसे ये वाला जो रेड वाला है वो रेड वाला आगे की तरफ होगा, तो ब्लू वाले को भी नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो आपके इस वाले के एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो मैं आपको चीज बता देता हूँ, मैं दो वर्ड यूज करूंगा, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी यूं चलती है। ठीक है, यानी कि 9 से 12, 3 और 6, फिर 6 से 9, 12, 3, इस तरीके से चलती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यूं। ठीक है, यानी 3, 12, 9, 6, उल्टी घड़ी की दिशा में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला गियर कौन सी दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की वजह से दूसरा जो बड़ा वाला गियर है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करने लग गया है। इतनी चीज समझ में आई ना आपको? ये इसके घूमने के कारण ये वाला क्यों घूमने लग गया, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई आप लोगों को? इसको कंफर्म करो फटाफट से। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके साथ साथ आपको एक चीज, हाँ जी, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये चीज बिल्कुल बेसिक चीज है, और आप गियर बॉक्स में बिल्कुल इसी चीज को पढ़ोगे, क्लच में आप इस चीज को नहीं पढ़ोगे। गियर बॉक्स में ये कंसेप्ट आपके 100% काम आएगा, डिफरेंशियल यूनिट में ये कंसेप्ट 100% काम आएगा, डिफरेंशियल लॉक में ये कंसेप्ट 100% काम आएगा, और ट्रांसमिशन सिस्टम में भी ये कंसेप्ट आपके, सॉरी, फाइनल ड्राइव में ये कंसेप्ट आपके 100% काम आएगा। यानी यही कंसेप्ट होगा जिस कंसेप्ट पे सारा का सारा लेक्चर टिका हुआ है। तो इस छोटी सी चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शन के बारे में बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के, इसके इसके क्या क्या काम होते हैं। काम के बारे में बात करेंगे तो पावर को ट्रांसमिट करने का काम होगा इसका। हाँ जी, तो अपने इसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहला फंक्शन अगर देखा जाए तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा पावर को ट्रांसमिट करने का। कहाँ से? इंजन की जो ताकत होगी, इंजन का फ्लाईव्हील जो होगा उसके रोटेशन करने से आपके पहिए किस तरीके से साथ में गोल घूमे, उस चीज को पावर को ट्रांसमिट करने का, यानी इंजन से पहियों को पावर डिलीवर करने का काम करता है ट्रांसमिशन सिस्टम। दूसरा काम क्या करता है, टू मेक रिड्यूस्ड स्पीड अवेलेबल। अब इस चीज को आप समझना, इस चीज को समझने के लिए आपको मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं एग्जांपल देता हूँ स्कूटी का। क्या स्कूटी में गियर होते हैं? नहीं होते। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ किस चीज का, बाइक का। बाइक के अंदर भी एक्सेलरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हैंडल को गोल घुमाना पड़ता है। स्कूटी में भी आपको सेम काम करना पड़ता है। लेकिन जब स्कूटी के अंदर आप एक्सेलरेट करोगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड बढ़ा रही है वो अचानक से। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लोग स्कूटी को कंट्रोल नहीं कर पाते और किसी दूसरे सामने वाली चीज में ठोक देते हैं। तो वो ठोकने का कारण उनका क्या रहता है, क्योंकि वो लोग स्पीड बढ़ा देते हैं। वो जितना ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे इंजन उतना ज्यादा काम करेगा, इंजन उतनी ज्यादा आरपीएम पे आ जाएगा और स्कूटी के व्हील्स में उतनी ज्यादा पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो वो इंजन में केवल एक ही स्पीड होती है। बात समझ में आई? इंजन में आपको ऑप्शन चेंज, स्कूटी में आपको ऑप्शन चेंज नहीं मिलते कि आप छोटा गियर डाल दो, बड़ा गियर डाल दो। वो उसकी मैक्सिमम स्पीड और उसकी मिनिमम स्पीड उतनी रहेगी, यानी कि आपने जितना एक्सेलरेट कर दिया स्पीड उतनी रहेगी। ठीक है, उसमें फिक्स है। बाइक में आप क्या कर सकते हो, बाइक में अगर आपने छोटा गियर डाल रखा है तो छोटे गियर पे आपने कंप्लीट एक्सेलरेट भी कर दिया, तो कंप्लीट एक्सेलरेट करने के बावजूद भी आपकी बाइक ऐसा नहीं होगी कि 100 की स्पीड पे पहुंच गई, 80 की स्पीड पे पहुंच गई, 70 की स्पीड पे पहुंच गई, ऐसा नहीं होगा। उसकी फिक्स रहती है। फर्स्ट गियर में शायद 20 से 30 की स्पीड तक जा पाती है हार्डली, और जब 20 से 30 की स्पीड पे पहुंच जाती है फर्स्ट गियर में, तो इंजन यूं आवाज करने लगता है जैसे अभी फटा, अभी फटा, अभी फटा। यानी इंजन फर्स्ट गियर में आप बाइक को डाल रहे हो, आप बाइक को पूरा आपने एक्सेलरेट कर रखा है, उसके बावजूद आपकी बाइक कितना चल पा रही है, 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल पा रही है। लेकिन आपका इंजन इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे उस पर 100% लोड आ गया हो। ठीक है, एक गलत बटन दबने की वजह से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो कहाँ थे अपने, बाइक पे थे कि बाइक के फर्स्ट गियर में है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 20 से 30 हो पाएगी, लेकिन इंजन इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा जैसे वो कंप्लीट लोड पे हो, पूरे लोड पे हो। जैसे ही हम बाइक का सेकंड गियर लगा देंगे तो उस गियर की भी एक फिक्स लिमिट है, उस लिमिट से अतिरिक्त वो नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही वो अपनी कंप्लीट लिमिट पे पहुंचेगा आपका इंजन फिर से रिएक्ट करेगा जैसे वो कंप्लीट लोड पे आ गया हो।
फिर आप क्या करोगे और करोगे, बड़ा गियर लगा दोगे, तीसरे गियर में भी लिमिट होगी 80-70-80 के आसपास आपकी बाइक पहुंच जाएगी, लेकिन इस टाइम फिर इंजन रिएक्ट कर रहा है जैसे कि आप कंप्लीट लोड पे हो। अब फोर्थ गियर में जाते हो तो फोर्थ गियर में जाने के बाद में आपका इंजन क्या काम करेगा, आपको और ज्यादा अब आप 70-80 पे चलोगे तो अब इंजन आपको कंप्लीट लोड पे नहीं लगेगा। तो इस चीज का कारण क्या होता है, उस कारण के बारे में अपने जानेंगे। फिर इस चीज की जरूरत है क्या, और है तो क्यों जरूरत है, वो चीज अपने पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में बस वही चीजें हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि हमें गियरों की जरूरत क्यों है, तो आपको ट्रांसमिशन सिस्टम समझने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लड़कों की क्लास है और लड़के अधिकतर व्हीकल्स के टच में रहते हैं, वो कार भी चलाते हैं, वो बाइक भी चलाते हैं, वो ट्रैक्टर भी चलाते हैं और वो स्कूटी भी चलाते हैं, इसलिए उनको ये सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। लड़कियां भी आजकल मॉडर्न हो चुकी हैं, वो भी आजकल बराबर टक्कर ले रही है, वो भी कार ड्राइव करती हैं, लेकिन बाइक्स मैंने कम देखा है लड़कियों को ड्राइव करते हुए। लेकिन एक चीज आप मान के चलो कि जो लड़के होते हैं उनका पता नहीं क्यों मशीनों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जैसे मैं इस क्लास में भी देख पा रहा हूँ, तो इस क्लास में आमतौर पे इतने स्टूडेंट नहीं आते थे जितने इस क्लास में आते हैं, और कंसिस्टेंटली आते हैं, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लड़कों के लिए स्पेशली। लेकिन वही सेम टाइम पे जो लड़कियां केवल स्कूटी चलाना जानती है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि उनको इन चीजों की बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता फर्स्ट गियर में क्या होता है, फोर्थ गियर में क्या होता है, इसलिए वो इसे रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप ये टॉपिक्स पढ़ते टाइम अपना जो पर्सनल अनुभव है किसी भी व्हीकल को चलाते टाइम, वो सारा अनुभव अपने दिमाग में रखना, आपको बहुत आसानी से ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो क्या बोला, टू मेक रिड्यूस स्पीड अवेलेबल, कि स्पीड को कम करने के लिए हमने क्या कर रखा, मान लो आपने बहुत ट्रैक्टर के पीछे बड़ी सारी ट्रॉली जोड़ दी, अब ट्रॉली पूरी की पूरी लोडेड है, लोडेड ट्रॉली को क्या आप करोगे, फोर्थ गियर पे चलाओगे या फिफ्थ गियर पे चलाओगे। आप ट्रैक्टर को चलाओगे ज्यादा से ज्यादा पिकअप करोगे फर्स्ट गियर पे, फिर सेकंड और ज्यादा से ज्यादा थर्ड गियर पे चलाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ट्रैक्टर को खींचने के और ट्रॉली को खींचने के लिए पावर ज्यादा की जरूरत चाहिए। ठीक है, या आपका ट्रैक्टर कहाँ फंस गया, आपका ट्रैक्टर फंस गया मान लो किसी कीचड़ में, मड में फंस गया आपका ट्रैक्टर। तो मड में फंस गया तो आप ऐसा करोगे क्या कि थोड़ा थोड़ा उसको रेस दोगे। आप क्या करते हो, छोटा गियर डालते हो, छोटा गियर डालने के बाद में क्या करते हो, फुल एक्सेलरेट कर देते हो इसे, कि गियर छोटा जरूर है लेकिन हमने एक्सेलरेट पूरा कर दिया, स्पीड उसकी कम होगी लेकिन पावर उसमें ज्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। व्हील्स को घुमाने के लिए पावर ज्यादा होगी। और यहाँ पे फिर से मैं आपको दो वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया टॉर्क और एक आपका हो गया बीएचपी या फिर हॉर्स पावर। ठीक है, एक आपका हो गया टॉर्क और दूसरा वर्ड आपका क्या हो गया, हॉर्स पावर। इन दो वर्ड से आप पहले से परिचित हो, टॉर्क क्या होता है और हॉर्स पावर क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जब तक आप नहीं समझोगे और हॉर्स पावर जब तक आप नहीं समझोगे या फिर पावर आप नहीं समझोगे, हॉर्स पावर को हटाओ केवल पावर मानो, आप टॉर्क और पावर के डिफरेंस को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। टॉर्क क्या चीज होती है, अब देखो क्या है, सिंपल आपको चीजें समझा रहा हूँ, समझना इन चीजों को। अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस से कंफ्यूज होने की कोई जरूरी नहीं है, बस आप टॉर्क का फॉर्मूला क्या मानो, एक बार के लिए फोर्स मान लो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ और ये ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी स्लाइटली कंफ्यूजिंग रहती है और समझाने के लिए हमें काम में लेना पड़ता है। डिस्टेंस को आप कांस्टेंट मान लो, हम किसी भी चीज को अगर इग्नोर करना चाहे तो उसे कांस्टेंट कर सकते हैं। मान लो मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स यानी क्या, बल, कि कितनी हम ताकत लगा रहे हैं। अब ताकत किस चीज के लिए लगाई जा रही है, मैंने आपको एक दिन समझाया था कि ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यूं ताकत लगा के आगे की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ तो वो टॉर्क नहीं है, लेकिन इस पेन को अगर मैं यूं रोटेट कर रहा हूँ, इसको गोल घुमाने के लिए, सर्कुलेशन मूवमेंट करने के लिए, रोटरी मोशन देने के लिए अगर मैं बल लगा रहा हूँ तो वो चीज टॉर्क है। बात समझ में आई। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, पावर बताई मैंने आपको या हॉर्स पावर बताई। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अगर आप कोई व्हीकल लेने जाओ, वो आपको बोले कि इस गाड़ी की इतनी पावर और इतना इसका टॉर्क है, ठीक है, पावर अगर किसी व्हीकल की ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएगी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने पे उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर उस व्हीकल का टॉर्क ज्यादा होगा तो वो व्हीकल अधिक मात्रा में क्या चीज होगी, उसके अंदर अधिक मात्रा में अगर लोड होगा तो भी वो उसे आसानी से खींच पाएगा, उसे आसानी से ढो पाएगा। टॉर्क अगर व्हीकल का कम होगा और आप 4-5 लोग उसमें बैठ गए, उसके बाद में आप उसे ड्राइव करना चाहोगे तो आप ड्राइव नहीं कर पाओगे उसे। ठीक है, पेट्रोल इंजन का टॉर्क कम रहता है, डीजल इंजन का टॉर्क ज्यादा रहता है। बाकी टॉर्क डिपेंड करता है कंप्लीटली किस चीज पे, इंजन के मैकेनिज्म पे, जो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। दो बातें।
तीसरी चीज मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं पावर बोलना चाहूंगा तो पावर क्या चीज होती है जी? पावर होता है टॉर्क इंटू आरपीएम बट्टे 5252। ये हॉर्स पावर भी है, शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5252 कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तो पावर क्या चीज थी? पावर थी कितनी स्पीड में। अब आरपीएम क्या चीज है? आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में कितनी बार आप गोल घूम गए। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं आरपीएम। अब यहाँ पे इन चीजों को वन बाय वन समझना। टॉर्क तो है कि ये जो आपके सामने गियर है, इस गियर को यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, और यहाँ से स्टार्ट करके मैंने इसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और क्या कर दिया, यहाँ तक मैं इसे ले आया। ये आपको एक चीज समझने की जरूरत है। मैंने आपको एक चीज थोड़ी सी गलत बोल दी ना, एक चीज मैंने आपको थोड़ी सी गलत बोल दी, जो चीज आपने ध्यान नहीं दिया, और मैं थोड़ा सा उस टाइम डाइवर्ट हो गया था आपके चैट मैसेजेस के कारण, और मैंने आपको ये तो बोल दिया था कि मैं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करूंगा, लेकिन वो मैंने आपको बोला नहीं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये वाला जो गियर है वो गियर कैसे घूम रहा है? वो गियर घूम रहा है आपके एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला गियर है वो कैसे घूम रहे हैं आपके क्लॉकवाइज। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि दो गियर एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो पहला क्लॉकवाइज घूमेगा। ये मैं वहां पे आपको उस टाइम बताना चाह रहा था, लेकिन अपने चैट की वजह से थोड़े डाइवर्ट हो गए और मैंने आपको ये बताया नहीं। खैर अच्छी बात है, अभी नोटिस में आ गया, वरना आप कहाँ कंफ्यूज होते, आप रिवर्स गियर में कंफ्यूज होते कि भाई साहब रिवर्स गियर कैसे लगता है। वहां पे आकर के आपको चीजें समझ में नहीं आती कि रिवर्स गियर कैसे जाएगी गाड़ी, क्योंकि इंजन जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्रैंकशाफ्ट तो एक ही दिशा में घूमेगी। अब पहिए उल्टे कैसे घूमेंगे, वो चीज कैसे होती है, उसके लिए आपको ये वाला कंसेप्ट हेल्प करेगा कि अगर एक गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज में घूमेगा, दूसरा क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ये वहां पे आपको समझ में आएगी चीज। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए कि ये वहां पे अपनी छूट गई थी, लेकिन खैर अच्छी बात है कि अपने इसको यहाँ पे वक्त रखे कवर कर लिया। अब देखते हैं फिर से इस चीज को, कि ये हमारे पास एक गियर है, जहां पढ़ रहे थे उस टॉपिक को दोबारा आते हैं। ये हमारे पास एक गियर है, गियर को मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, और मैं इसे घुमा रहा हूँ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो इसको घुमाने के लिए मुझे ऑफकोर्स कोई ना कोई क्या लगी होगी, फोर्स लगी होगी, कोई ना कोई ताकत लगी होगी। ठीक है, और कितनी दूरी से घुमा रहा हूँ, उस दूरी के आधार पे मुझे क्या करेगा, टॉर्क कम ज्यादा होगा। तो मैं फिलहाल के लिए डिस्टेंस वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं फिलहाल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इस व्हील को यहाँ से लेकर के एक चक्कर कटाने तक वापस लाने के लिए मुझे जितनी मात्रा में बल लगाना पड़ा, उस चीज को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, डिस्टेंस वाली चीज को मैं काउंट नहीं कर रहा। ओके, सेकेंड चीज के बारे में बात करें। सेकेंड चीज मैंने आपको क्या बोला, आरपीएम। आरपीएम क्या चीज होती है, ये वाला गियर जो है वो यहां से लेकर के और यहां तक गोल घूम के आ जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, उस चीज को बोलते हैं एक राउंड। और एक मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर ये कितनी बार गोल 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 घूम लेगा, उस चीज को क्या बोलते हैं, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, कि एक मिनट में कितने चक्कर काट लिए। तो अब आपको पावर समझना पड़ेगा। पावर होता है आपके टॉर्क इंटू आरपीएम, यानी पावर में टॉर्क तो लग गया, अब ये चक्कर काट रहा है तो ऑब्वियस है इसको चक्कर काटने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अब कितने चक्कर काट रहा है वो एक अलग बात है। तो आरपीएम जितने होंगे पावर क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। टॉर्क अगर ज्यादा होगा तो भी पावर ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं पावर को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, अगर क्या कर दूं, मैं पावर को कांस्टेंट कर दूं, कि मान लो क्या हो गया, आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू आरपीएम होगा। टॉर्क क्या चीज होती है, टॉर्क होती है इस गियर को, इस गोल गियर को गोल घुमाने के लिए, चक्कर कटवाने के लिए कितना बल लगाना पड़ा, कितना फोर्स लगाना पड़ा, वो है टॉर्क। डिस्टेंस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ। आरपीएम क्या चीज है, कि एक मिनट में कितनी बारी गोल घुमा दिया, वो है आरपीएम। अब समझना कि अगर मान लो मुझे करनी है पावर को कांस्टेंट, कि पावर है भाई साहब 20, बस बात खत्म। तो 20 है तो हो सकता है कि आपका टॉर्क 1 हो और आरपीएम आपके 20 हो। अगर पावर 20 है तो हो सकता है आपका टॉर्क 5 हो और आरपीएम आपके 4 हो। अगर पावर 20 है तो हो सकता है आपके टॉर्क 20 हो और आरपीएम 1 हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे बताओ, क्या इतनी बातें मैंने बताई है क्या वो समझ में आ रही है क्या, थोड़ी थोड़ी? हाँ जी। अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर हमें पावर कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो पावर कांस्टेंट चाहिए तो वो दो ही चीजों पे निर्भर करेगी, या तो टॉर्क पे निर्भर करेगी या आरपीएम पे निर्भर करेगी। आरपीएम ज्यादा होगा, अब पहिए को दिमाग में एज्यूम करो, ठीक है, एक टायर को अपने दिमाग में एज्यूम करो, कोई भी बाइक का टायर हो सकता है, या फिर वो टायर किस चीज का हो सकता है, आपके
कार का टायर हो सकता है, ट्रैक्टर का टायर हो सकता है। एज्यूम करो बाइक का टायर, और आप सोचो कि आप किसी ढलान वाले क्षेत्र से नीचे आ रहे हो, तो आपका बाइक का टायर क्या बहुत ज्यादा स्पीड से गोल गोल घूमेगा? बहुत ज्यादा स्पीड से गोल गोल घूम रहा है ना, तो वो 1 मिनट में कितनी बार गोल घूम रहा है, उस चीज को कहते हैं आरपीएम। अब दिमाग में मुझे सोच के केवल इतना बताओ कि अगर मैं केवल कहूँ कि एक फलानी बाइक जा रही है, वो बहुत हाई आरपीएम पे जा रही है, एक बाइक जा रही है और उस बाइक बहुत हाई आरपीएम पे जा रही है, तो क्या उसकी स्पीड ज्यादा होगी या उसकी पावर ज्यादा होगी? मतलब उसका टॉर्क ज्यादा होगा या उसका स्पीड ज्यादा होगी? उसके पहिए की घूमने की स्पीड तेज है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पहिए को घुमाने के लिए बल कितना लगाया जा रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। राउंड का मतलब क्या कि एक पहिया है, वो पहिया 1 मिनट में 1000 बार चक्कर काट रहा है, तो मतलब कि 1000 टाइम को 1000 बार में जितना घूम सकता था पहिया, जितना आगे जा सकता था उतना ही आगे जाएगा। अगर वो आरपीएम उसके कम होंगे तो आपकी पावर भी उसकी कम हो जाएगी। लेकिन सेम केस में अब ढलान के बारे में बात होगी। अब सोचो कि आपको चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये एक रास्ता है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको ऊपर चढ़ना है, ठीक है, चढ़ाई चढ़नी है आपको। चढ़ाई चढ़नी है तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने बाइक की पावर तो ज्यादा रखनी है, बाइक की पावर तो ज्यादा रखनी है, लेकिन इस बार आपको क्या चाहिए, इस बार आपको चाहिए कि भाई साहब, या दिमाग में अगर और भी कुछ नहीं आ रहा ना, तो एक चीज दिमाग में छोटी सी चीज को सोचो बस। ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ इससे आपका ना डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक कंडीशन ये वाली है और एक कंडीशन ये वाली है। एक कंडीशन में आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास में एक पहिया है, और एक कंडीशन में आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास में एक पहिया है। आपको करना क्या है, इस पहिए को हाथ से पुश करके, इस पहिए को हाथ से पुश करके क्या करना है, चलाना है। बात समझ में आई? पावर आप दोनों कंडीशन में एक जैसी रखोगे। इस कंडीशन में आप पहिए को जब चलाओगे तो उस टाइम ये पहिया बहुत ज्यादा स्पीड में चलने लगेगा, यानी ये पहिए के आरपीएम 1 मिनट में घूमने की जो दर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। घूमने की दर बहुत ज्यादा है तो यानी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कितना बल लगा रहे हो उस पहिए को गोल घुमाने के लिए, ये सोच के देखो कि वो पहिया गोल तो घूम रहा है, घुमा भी आप ही रहे हो, लेकिन आप कितना बल लगा रहे हो, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस पहिए को घुमाने के लिए। सबसे पहली चीज, अगर फोर्स को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपके सामने एक 10 किलो का आदमी खड़ा है और एक 100 किलो का आदमी खड़ा है। 10 किलो के आदमी को भी धक्का देके गिराना है, 100 किलो के आदमी को भी धक्का देके गिराना है, तो किसके लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? 100 किलो वाले के लिए ना। तो बस जोर वो चीज होती है, फोर्स, जोर, बल, कुछ भी मान लो, उस चीज को समझ लो बस कि। और जो टायर है जिसको ऊपर से नीचे आप लेकर के आ रहे हो, वो आएगा तो बहुत स्पीड में दौड़ा दौड़ा आएगा, लेकिन आप कितना बल लगा रहे हो उस टायर को गोल घुमाने के लिए, सोचा? आप उस टायर को गोल घुमाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में फोर्स लगा रहे हो। लेकिन इसकी पावर की बात करूंगा मैं, पावर को कांस्टेंट कर लेता हूँ, मान लो इसकी पावर पी कांस्टेंट है, तो आप इस कंडीशन में टॉर्क तो कम लगा रहे हो लेकिन उसके आरपीएम बहुत ज्यादा है। टॉर्क होती क्या चीज है, किसी भी गोल चीज को घुमाने के लिए लगाया जाने वाला बल। किसी चीज को गोल घुमाने के लिए टर्निंग इफेक्ट होता है ना टॉर्क आपका, किसी चीज को टर्न करने के लिए, गोल घुमाने के लिए हम कितना बल लगाते हैं उस चीज को टॉर्क कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आओ, यहाँ पे भी आपका पावर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है इस पहिए को ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए। आपको फिजिकली बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और आप किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए कितना बल लगाते हो उसी चीज को तो टॉर्क कहते हैं। यानी इस वाली कंडीशन में टॉर्क ज्यादा होगा, लेकिन वो पहिया स्पीड से ऊपर चढ़ेगा कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, उसका आरपीएम कम होगा इस वाली कंडीशन में, लेकिन उसका टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क होती क्या चीज है, किसी गोल घुमाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए आप कितना बल लगाते हो उस चीज को टॉर्क कहते हैं, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू आरपीएम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर मैं बोल दूं कि पावर मान लो इस कंडीशन में 20 थी, तो यहाँ पे टॉर्क आपको बिल्कुल जीरो बल लगाना पड़ा था, लेकिन आपको आरपीएम ज्यादा मिल गए, ठीक है। इस कंडीशन में भी अगर पावर 20 है तो यहाँ पे आपको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपके आरपीएम बहुत कम है। अब मेरे को ये चीज बताओ, क्या अब समझ में आई कि नहीं आई? टॉर्क और आरपीएम में और पावर में डिफरेंस क्या होगा? फटाफट से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे की तरफ। तो यहाँ थे अपने, यहाँ मैंने आपको चीजें समझाई थी। अब एक और चीज को समझ लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला आपने रिलेशन समझ लिया कि अगर एक गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके साथ में जो अटैच होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहाँ पे एक चीज को और समझना कि ये वाला जो है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, इंजन के साथ में जुड़ा हुआ है।
किसके साथ में जुड़ा हुआ है? इंजन के साथ में। यानी इंजन मान लो, अब मैंने क्या बोला आपको कि आप जनरली किसी भी कार को स्टार्ट करते हो तो कार स्टार्ट करते ही आप उसे चलाओ ना तो भी वो कार का इंजन 1000 आरपीएम पे चल रहा होता है। बाइक के बारे में बात करते हैं तो बाइक को जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो उसका इंजन 1200 से लेकर के 1500 आरपीएम पे चल रहा होता है। ठीक है, 1000 आरपीएम का मतलब क्या हो गया कि कार के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट, कार के बारे में या बाइक के बारे में बात करें तो इनका जो क्रैंकशाफ्ट होगी, अब क्रैंकशाफ्ट आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, चीजें दिमाग में एज्यूम किया करो। सिलेंडर, सिलेंडर के नीचे पिस्टन, पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के नीचे क्रैंकशाफ्ट, जो क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूमेगी उसके साथ फ्लाई व्हील जुड़ा हुआ, फ्लाई व्हील आगे पावर को ट्रांसफर करेगा। सारी बातें रिकॉल कर लिया करो। क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो क्रैंकशाफ्ट 1000 बार गोल घूम रही होती है कार में, और बाइक में 1200 से 1500 बार गोल घूम रही होती है। तो ये वाला जो गियर था, वो गियर मैंने आपको बोला कि इंजन के साथ में जुड़ा हुआ है। वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? इंजन के साथ में। यानी ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? क्रैंकशाफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। अब मान लो कि क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूम रही है? 1000 बार घूम रही है। तो क्या आपका ये जो गियर है वो भी 1000 बार घूमेगा कि नहीं घूमेगा? चैट में मेरे को आंसर दो, हाँ कि ना। क्रैंकशाफ्ट आपका 1000 बार घूम रहा है 1 मिनट में, यानी 1000 आरपीएम पे चल रहा है। जो आपकी गियर होगा, ये जो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्या ये भी 1 मिनट में 1000 बार घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ या ना, बस इसका आंसर। साहिल कह रहा कि नहीं घूमेगा। अब मैं साहिल आपको अनम्यूट करता हूँ और आप मेरे को बताना क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली घूमेगा। हाँ जी, आप अपना लॉजिक रखिए कि क्यों नहीं घूमेगा। सब बड़ा है ये साइज में। कौन बड़ा है? नहीं, मैंने तो इसका छोटे वाले के बारे में बोला है ना, कि ये जो छोटे वाला जो है लाल वाला, वो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्रैंकशाफ्ट जितनी स्पीड पे घूम रही है उतनी स्पीड पे ये घूमेगा। ये घूमेगा लेकिन बड़ा वाला नहीं घूमेगा ना। बड़े वाले की तो मैंने अभी बात ही नहीं की। ब्लू वाले की बात कर रहे हो आप, ब्लू वाले की तो मैंने बात ही नहीं करी। आप थोड़े एडवांस चल रहे हो। ठीक है, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे देखिए। छोटे वाला जो होगा वो जितनी इंजन की जितनी स्पीड होगी, आप इंजन की स्पीड बढ़ती कैसे है भाई? आप क्या करते हो? एक्सीलरेट करते हो। ठीक है, रेस ज्यादा देते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलो, जैसे ही आप ज्यादा रेस दोगे, ज्यादा रेस देने के बाद में आपका इंजन जो होगा वो और ज्यादा आरपीएम पे घूमना स्टार्ट कर देगा, वो अपने आरपीएम बढ़ा देगा। किसी के पास अगर कार होगी तो कार के अंदर दो तरीके के मीटर रहते हैं। एक मीटर होता है जिसमें आपको स्पीड दिखाता है, और एक होता है टैकोमीटर जिसे आप आरपीएम मीटर भी बोलते हो। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की रीडिंग रहती है। कार आप स्टार्ट करते हो तो आपका सुई जो रहती है वो 1000 के एक के आसपास रहती है, और बीच में आप देखते हो तो इंटू 1000 भी लिखा रहता है। यानी कि ये एक का मतलब 1000, दो का मतलब 2000, तीन का 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 और 8000। ये इंजन का वो इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि इंजन कितने आरपीएम पे आप पे काम कर रहा है। आप जब भी रेस दोगे तो रेस देने से क्या होगा? आपके इंजन के आरपीएम बढ़ जाएंगे, क्रैंकशाफ्ट के आपके रोटेट होने की स्पीड बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ये वाला जो गियर है वो गियर क्रैंकशाफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्रैंकशाफ्ट जितनी स्पीड पे काम करेगा ये भी उतनी स्पीड पे काम करेगा। तो इसके टॉर्क और आरपीएम के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो दूसरा जो इसके साथ में जो गियर जुड़ा हुआ है, मान लो ये जो कंडीशन रहती है वो कंडीशन फर्स्ट गियर के टाइम पे ऐसी कंडीशन रहती है। अब मान लो ये पहला गियर है, तो पहले गियर के टाइम पे क्या होगा कि क्रैंक जो आपका क्रैंकशाफ्ट होगी या जो इंजन होगा वो इंजन घुमाएगा ये वाले गियर को। ये वाला गियर मान लो 1 मिनट में 1000 बार घूम रहा है। ठीक है, इसमें कितने दांते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 दांते हैं इसमें। और इस वाले दूसरे में भी अपन काउंट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन कर लेते हैं। इसमें 8 थे, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसमें कितने टीथ है? 32। यानी जब ये, अब 8 को 32 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 8 चौक 32 होते हैं क्या? 4। यानी जब ये वाला आपके 4 बार घूम जाएगा तो ये वाला एक ही बार घूमेगा। हाँ कि ना? बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? वह निर्मल पहले ही कैलकुलेट कर रखा आपने तो 32 है। हाँ जी, जब ये वाला आपके 4 बार घूम जाएगा तो ये वाला आपके केवल एक बार घूमेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। अब मान लो कि आपका इंजन ऑपरेट कर रहा है 1000 आरपीएम पे। आपका इंजन चल रहा है 1000 आरपीएम पे, और ये वाला जो गियर है वो भी चल रहा है 1000 आरपीएम पे। लेकिन इसने उस आरपीएम को कितना बना दिया? सिंपली 250 आरपीएम बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि इसने उसे क्या बना दिया?
और ज्यादा कम कर दिया, 250 आरपीएम कर दिया। अब इस चीज को समझना, अगर फिर से अपने जाएंगे पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू आरपीएम, तो बताओ कि पावर कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे आरपीएम को इसने कम कर दिया तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये वाला जो इतना बड़ा गियर है, इस गियर को गोल घुमाने के लिए क्या फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं ज्यादा लगानी पड़ेगी? तो इसीलिए पहले गियर के अंदर क्या मिलेगा आपको? हायर टॉर्क मिलता है। इसीलिए पहले गियर के अंदर जब आपको कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो तो पहले गियर में आपको मैक्सिमम उससे पावर मिलती है, इसलिए पिकअप आप मैक्सिमम पहले गियर में करते हो। जब आपका कोई भी इंजन हैवी लोड पे होगा, किसी भी प्रकार का हैवी लोड होगा, तो उस हैवी लोड वाली कंडीशन में आप छोटे गियर पे इसलिए रखते हो व्हीकल को, ताकि छोटे गियर में आपको आरपीएम वो कम कर दे और आपके टॉर्क ज्यादा कर दे। आरपीएम कम करने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे पहले इसने 1000 का 250 कर दिया। 1000 आरपीएम, अगर डायरेक्ट सपोज करो दिमाग में कि होता क्या, इंजन 1000 आरपीएम पे आपका चल रहा है, जबकि 1000 आरपीएम पे तो आइडल स्टेट होती है। 1000 आरपीएम पे अगर आप चलाओगे बाइक को, यूं मानो कि आपने गियर डाल दिया, गियर डालने के बाद में बाइक से, मैं बाइक के एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सबसे फ्रेंडली व्हीकल है आप सबके लिए, ठीक है। दिमाग में एज्यूम करो आपने बाइक स्टार्ट की, आपने क्लच दबाया, आपने पहला गियर डाल दिया, अब आप क्लच छोड़ रहे हो, तो सोच के बताओ क्लच के छोड़ने से आप एक्सीलरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्या क्लच को छोड़ोगे तो क्या बाइक आगे की तरफ फोर्स करना स्टार्ट कर देगी? डेफिनेटली करना स्टार्ट कर देगी। आप बिल्कुल रेस नहीं दोगे तो भी वो भले 5 की स्पीड पे या 10 की स्पीड पे चले, लेकिन बाइक चलेगी जरूर, रुकी नहीं रहेगी, ठीक है। वो अलग बात है, आप झटके से क्लच छोड़ते हो तो बाइक रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप क्लच छोड़ते हो, थोड़े से आप प्रो ड्राइवर हो और धीरे धीरे क्लच छोड़ते हो, तो आप महसूस करोगे कि नहीं यार बाइक चल रही है। वहीं आप कार वगैरह के बारे में बात करोगे तो वहां पे तो आपको फर्स्ट गियर में एक्सीलरेट करने की जरूरत ही नहीं होती, आप क्लच छोड़ोगे धीरे धीरे तो वो कार अपने आप आगे या पीछे जो भी आपने गियर लगा रखा होगा उस गियर में काम करना स्टार्ट कर देगी। एक्सीलरेट तो आप बाद में कर दो तो भी चलेगा। सेम कंसेप्ट बाइक में भी होता है, बस आप ऑब्जर्व नहीं करते इस चीज को उतना, क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं है ना ये चीज। होगा क्या, अब आपने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को चालू कर दिया, यानी वो घूम तो अभी भी रही है, यानी क्रैंक शाफ्ट से जैसे ही वो अटैच हो गया तो वो आपके मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, आपको एक्सीलरेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज को और इमेजिन करो कि अगर ये गियर वाला सारा सिस्टम ना हो, तो आपका जो इंजन 1000 आरपीएम पे घूम रहा है तो आपके व्हील्स मूवमेंट कर रहे हैं, आपका इंजन आपने 2000 आरपीएम पे कर दिया तो भी आपके व्हील्स मूवमेंट करेंगे, तो आपके क्या करेंगे, उसके साथ साथ ही करेंगे। दिमाग में सोच के देखो यार, आपका इंजन 4000 आरपीएम पे चल रहा है, 4000 आरपीएम पे आपकी गरारियां घूम रही है, गियर्स घूम रहे हैं, तो क्या पहिए भी 4000 आरपीएम पे मूवमेंट करेंगे? 4000 आरपीएम पे मूवमेंट करेंगे तो मामला सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट में 4000 बार थोड़ी आपके पहिए यार गोल गोल घूम सकते हैं, और गोल गोल घूमेंगे तो स्पीड का अंदाजा लगा लो फिर कितनी होगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, और दूसरी चीज, एक और चीज है कि कई बार मान लो आपका ट्रैक्टर कहीं पे फंस गया, ठीक है, या फिर आपके ट्रैक्टर पे लोड ज्यादा है, तो उस टाइम आपको रेस ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर ये गियर वाला सिस्टम ना होता तो आप रेस ज्यादा देते तो आपका ट्रैक्टर तो भाग लेता अचानक से स्पीड में, जैसे आपके एक्टिवा स्कूटी वगैरह अचानक से उड़ जाती है और सामने किसी ऑब्जेक्ट को ठोक देती है, जो मैंने शुरू में बताया जैसा कि, क्योंकि उसमें गियर नहीं होते, इसीलिए आप जितना एक्सीलरेट करोगे इंजन में उतनी पावर डेवलप होगी, उतनी पावर वो व्हील्स को ट्रांसफर कर देगा। उसको ये नहीं पता कि टॉर्क कम ज्यादा करना है मेरे को या आरपीएम कम ज्यादा करनी है। यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट गियर ने आरपीएम को रिड्यूस कर दिया, यानी कि व्हीकल की स्पीड को कम कर दिया और टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, यानी व्हील को घुमाने में उसको ज्यादा आप क्या लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, यानी व्हील आपके व्हीकल के पास में बल ज्यादा लग गया और आरपीएम कम हो गया, यानी कि लो स्पीड पे आपको क्या मिल रही है, हाई पावर मिल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली? लो स्पीड पे हाई पावर कैसे मिलती है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? गियर के यूज के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको मोटी मोटी स्टोरी समझा दी, बाकी इस चीज को फिर से दोबारा पढ़ेंगे। एक्चुअली में मेरे प्लान में नहीं था ये चीज यहाँ पर डालने का, आगे की स्लाइड में ऐड कर रखा था, बस ये हो गया। टीचिंग कभी भी प्लान करके नहीं पढ़ाई जाती, जैसे ड्राइव होता जाता है सेशन उसी तरीके से ड्राइव करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई कि लो स्पीड में हाई पावर किस तरीके से डेवलप की जाती है? ओके, तो यहाँ पे क्या था, हम फंक्शन पढ़ रहे थे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के, तो रिड्यूस्ड स्पीड अवेलेबल, अब होपफुली आप इस चीज को समझ चुके हो। उसके अलावा मैं आपको जस्ट एक हिंट देता हूँ कि एक तो क्या कर दिया, गियर छोटा कर दिया, ठीक है, गियर का साइज बड़ा कर दिया, उसके अंदर जो टीथ थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया, ऐसे हम स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी समहाउ हमें आरपीएम कम करने हैं। सेकंड चीज, आपके जो फाइनल ड्राइव होता है, एक बिल्कुल लास्ट में एक और पार्ट रहता है, वो पार्ट जो होगा वो भी क्या कर देता है, आरपीएम को और ज्यादा रिड्यूस कर देता है, तो उसके कारण और ज्यादा आपके आरपीएम रिड्यूस हो जाती है। तो ये रिड्यूस स्पीड अवेलेबल करने का काम कौन करता है, ट्रांसमिशन करता है, ताकि क्या हो जाए,
ऐसा ना हो कि आपका ट्रैक्टर भी एक मिनट में 4000 बार पहिए गोल घुमा रहा हो। स्पीड रेशो को अल्टर करने का काम करेगा इंजन स्पीड को। हमें फील्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप समझ चुके हो इस चीज़ को कि हमें फील्ड के अंदर काम करते टाइम ट्रैक्टर से पावर ज़्यादा चाहिए होती है और वो कम चाहिए, क्या कहते हैं उसे, स्पीड कम चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को भी अल्टर करने का काम ट्रांसमिशन सिस्टम ही करेगा। आप अच्छे समझ चुके हो शायद इन चीज़ों को। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें क्लच आता है, उसके बाद में इसमें ट्रांसमिशन गियर आता है, फिर इसमें डिफरेंशियल आता है, फिर इसमें फाइनल ड्राइव आता है, फिर इसमें रियल एक्सल और रियल व्हील्स। ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो पावर होगी, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, जो क्रैंक शाफ्ट की जो पावर होगी, इंजन के अंदर जो पावर जनरेट होती है क्रैंक शाफ्ट को दी जाती है, क्रैंक शाफ्ट आगे फ्लाई व्हील को देता है, वहां से ये पावर ट्रांसमिट की जाती है कहाँ पे, रियर व्हील्स को। दो टाइप के पहिए होते हैं ट्रैक्टर में, एक होते हैं फ्रंट व्हील्स यानी कि आगे वाले जो छोटे टायर होते हैं वो, और एक होते हैं रियर व्हील्स, पीछे वाले जो बड़े टायर होते हैं वो। अब ट्रैक्टर के बारे में एक चीज और देखी जाए अगर, तो ट्रैक्टर में पीछे वाले पहिए बड़े रखने का कारण भी वही हो गया कि उनके आरपीएम कम हो जाएंगे, ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? कोई भी ट्रैक्टर को इस पर्पज से बिल्कुल नहीं लेता कि हमें उसे दौड़ाना है, स्पीड में दौड़ाना है, रेस करनी है उससे, इस पर्पज से कोई नहीं लेता। ट्रैक्टर को लोग खेतों में काम करने के लिए लेते हैं, और खेतों में उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि उनमें पावर ज्यादा हो। तो वहां पे हमने फिर से एक तो हमने ट्रांसमिशन सिस्टम तो हमने लगाया ही लगाया, बात समझ में आई ना। ट्रांसमिशन सिस्टम तो लगाया ही लगाया, जिससे गियर का सिस्टम तो किया ही किया, लेकिन पीछे वाले व्हील को भी हमने बड़ा कर दिया, जिससे क्या हो जाए, आरपीएम अब और ही ज्यादा कम हो जाए। आरपीएम और ज्यादा कम हो जाएगा तो टॉर्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आई ना। कार के अंदर हमने सारे के सारे व्हील्स को एक जैसा रखा, क्योंकि कार में हमें बोझा नहीं ढोना, कार में हमारी चाहिए कि हमें स्पीड ज्यादा मिले, मतलब हमें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, टॉर्क भी ठीक ठाक हो और स्पीड अच्छी हो। ठीक है, तो कार में हमारा पर्पज ये होगा, इसलिए ट्रैक्टर के पीछे वाले पहियों को बड़ा रखते हैं। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने हैं। ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे रेडिएटर दे दिया गया, ये रेडिएटर में प्रेशर कैप हो गया, इसके बिल्कुल पीछे क्या रह गया, फैन रह गया। फैन मैंने आपको समझाया था कि उसी बेल्ट से जुड़ा रहेगा, जो उसी जगह से जुड़ा रहेगा जो क्रैंक शाफ्ट का जो शाफ्ट होगा वहां से। तो ये फैन जहां से जुड़ा है वो क्या है, क्रैंक शाफ्ट का मेन जनरल है। अब ये आपको बीच में इस तरीके के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पता है कि ये बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट लगे रहते हैं, किसके अंदर, आपके क्रैंक शाफ्ट में। इनके ऊपर यहाँ पे वही रहेगा, कनेक्टिंग रोड रहेगी, उसके ऊपर पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा, फ्यूल आएगा, फ्यूल जाएगा, वो सारी बातें। लेकिन यहाँ पे इमेज में आपको इंजन के कंपोनेंट्स नहीं दिखाए गए, केवल ट्रांसमिशन की बातें हो रही है। फैन को ट्रांसमिशन कैसे मिलेगी, फैन कैसे मूवमेंट करेगा, आपके क्रैंक शाफ्ट जैसे ही रोटेशन करेगी तो फैन मूवमेंट करेगा। क्रैंक शाफ्ट आगे किससे जुड़ी रहेगी, फ्लाई व्हील से जुड़ी रहती है, ये चीज आप पढ़ चुके हो। फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील हो गया, फ्लाई व्हील आगे किससे जुड़ा रहता है, क्लच से जुड़ा रहता है। तो ये वाला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं हम क्लच प्लेट, उसे क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर प्लेट, उसे बोला जाता है प्रेशर प्लेट। ठीक है, अब प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट का क्या काम होगा वो सारी बातें अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर क्लच प्लेट के जस्ट बाद के पीछे अंदर एक बॉक्स रहेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के अंदर अलग अलग, ये आप देख सकते हो, अलग अलग साइज के गियर रहते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होगा और किस तरीके से काम करते हैं वो चीजें हम देखेंगे। गियर बॉक्स के बिल्कुल पीछे एक यूनिट लगी रहती है जिसे आप क्या कहते हो, डिफरेंशियल यूनिट। और उसके पीछे अगर आप देखो तो क्या लगा रहता है, पावर टेक ऑफ, जिसे आप क्या बोलते हो, पीटीओ। ठीक है, ये जो है वो रियर एक्सिस होगी आपकी, ये जो होगी वो मेन एक्सिस होगी। ठीक है, अगर मैं ये डिफरेंशियल के बारे में बोलना चाहूँ तो डिफरेंशियल केवल ट्रैक्टर में नहीं होता, डिफरेंशियल कार्स में भी लगा रहता है। ठीक है, किसी भी चौपहिया वाहन के अंदर डिफरेंशियल लगा रहता है, ट्रेन वगैरह की बात नहीं कर रहा, कार्स, ट्रक्स, ऐसे व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर डिफरेंशियल करता है। यहाँ पे इस टाइम ऐसा कोई है जिसके घर में कार हो, या जो कार में बैठ चुका हो, या सुनील से ही बात कर लेते हैं। हाँ जी सुनील, अनम्यूट कीजिए खुद को। यस हाँ सर। सुनील, जो कार में एक तो कैबिन होता है, उस कैबिन में एक तो फ्रंट सीट्स होगी, एक रियर सीट्स यस होती सर। है, पीछे की तरफ जो सीट होती है उस सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 10। 3 लोग बैठ सकते हैं। एक लेफ्ट में बैठेगा, एक राइट में बैठेगा, एक बीच में बैठेगा। आप कभी बैठे हो बीच में? हाँ सर। आप बीच में बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हुई है? यस सर। क्या दिक्कत हुई है? बीच में से थोड़ा ऊंचा होता है सर। बीच में से थोड़ा ऊंचा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम्प बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे, और सही जवाब दिया आपने। बीच में से थोड़ा सा ऊंचा होता है वो। अब आप देखोगे जनरली हर कार के अंदर ये ऐसा रहता है कि बीच में से थोड़ा सा ऊंचा होता है वो। तो ऊंचा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब वहां पे क्या चीज लगी रहती है, डिफरेंशियल यूनिट लगी रहती है वहां पे। अब डिफरेंशियल यूनिट का काम क्या है और क्या नहीं है, वो सारी बातें हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, लेकिन बात करते हैं उनके बारे में वन बाय वन। तो इस डायग्राम भी काफी इंफॉर्मेटिव डायग्राम है, इससे आपको चीजें काफी मात्रा में समझ में आ रही होंगी।
और उसके बाद में बात करते हैं, आप देख सकते हो तो जो पीटीओ होगा वो पीटीओ मेन शाफ्ट पे ही केंद्रित रहता है। आपके जो इंजन घूमेगा तो इंजन के घूमने के साथ ही आपका पीटीओ भी घूमता है, बस गियर का इनसे कनेक्शन हट जाएगा जो कि आपके व्हील्स को फ्री कर देते हैं, आपका व्हील्स मूवमेंट नहीं करते। लेकिन ऑप्शन रहता है ट्रैक्टर में, आप चाहो तो व्हील्स और पीटीओ दोनों को एक साथ काम में ले सकते हो जब आप रोटावेटर जैसे इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो। और आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि अगर आप थ्रेसर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को काम में ले रहे हो तो आप क्या करो, केवल पीटीओ को यूज करो और आपके व्हील्स को पावर ट्रांसफर ना हो। तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं ये सारे, लेकिन पीटीओ जो होगा वो चलेगा आपके इंजन पावर से। और पीटीओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंजन पावर का 80 to 85% मैक्सिमम हम पीटीओ को ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे अधिक पीटीओ को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद में बात करते हैं वन बाय वन क्लच के बारे में। इनमें मैकेनिज्म क्या रहेगा मेरा पढ़ाने का, मैं एक बार आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद में लास्ट में आपको वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट्स एक मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट, कोई आपको डाउट का विषय नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज़ जो है, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, आप लोग काफ़ी पेशेंस रखे हुए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेते हैं, क्योंकि समझ में यहाँ से उतना नहीं आएगा जितना आपको वीडियो से आएगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं यहाँ पे। क्लच एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, ट्रैक्टर इंजन से, ठीक है, ट्रैक्टर इंजन से जो पावर आ रही है उस पावर को कनेक्ट करने का और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यानी पीछे अगर इमेज में जाएं तो इस इमेज में देखो ये इंजन है, इस इंजन से गोल गोल घूम के पावर प्रोड्यूस की जा रही है जो फ्लाई व्हील को दी जा रही है, फ्लाई व्हील भी घूम रहा है। अब फ्लाई व्हील के अकेले घूमने से आपके व्हील्स नहीं घूमेंगे, तो यहाँ से ये जो पावर है, ये पावर फाइनली व्हील्स को ट्रांसफर करने के लिए बीच में एक मीडियम लगाया रहता है जिसे क्लच बोलते हैं। क्लच क्या काम करेगा, या तो इसे कनेक्ट कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा। अब मान लो ये फ्लाई व्हील है जो क्रैंकशाफ्ट के कारण घूम रहा है, और ये आपकी क्लच है जो बिल्कुल स्टेट रुकी हुई अवस्था में। आपने क्या कर दिया, क्लच को जैसे ही आपने क्लच को इसके साथ जोड़ दिया तो ये दोनों एक साथ घूमना स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों एक साथ घूमना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी मेन एक्सिस घूमना स्टार्ट होगी, और इसी के कारण जो मैंने आपको प्रीवियस इमेज के अंदर ये जो बताया था कि ये जुड़ा रहता है, तो इसके आगे क्लच लगी रहेगी और क्लच घूमे, क्लच जैसे चिपक जाएगी फ्लाई व्हील के साथ में प्रेशर प्लेट के कारण, जैसे ही क्लच आपकी फ्लाई व्हील के साथ चिपक जाएगी तो चिपकने के कारण क्या होगा, ये भी साथ में घूमना स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद में हम पे निर्धारित करता है हम इस वाले के साथ में कौन से टाइप का गियर जोड़ते हैं। जो भी गियर हम इसके साथ में जोड़ेंगे वो वाला गियर आपका उस गियर के अकॉर्डिंग, उस गियर के टीथ कितने हैं, दांते कितने हैं, साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आरपीएम और टॉर्क आपके पीछे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो इसमें आप समझ पा रहे हो इस चीज को, बाकी आप इनको और अच्छे से समझ लोगे। तो क्लच का काम रहता है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का, किस तरीके से रहेगा वीडियो में आप क्रिस्टल क्लियर समझ जाओगे। क्लच ट्रांसमिट करता है पावर को फ्रिक्शन के कारण। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या रहता है, घर्षण। क्योंकि ऑब्वियस है, मान लो यार कि ये एक चीज है, वो चीज घूम रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, उसके अंदर ऐसी चिकनी सतह रहती है। अब ये अगर बिल्कुल चिकनी सतह होगी, दूसरी सतह इसके साथ आकर के अगर जुड़ भी गई, तो क्योंकि ये वाली बिल्कुल चिकनी है और ये वाली भी बिल्कुल चिकनी है, इनके अंदर कोई फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, तो ये अकेली घूमती रहेगी, इसको जरूरी थोड़ी है दूसरी चीज को साथ में घुमाने की। जैसे अपने बात बोलते हैं किसके बारे में, नट के बारे में बात बोलते हैं, बोल्ट के बारे में। तो कई बार अपने बोलते हैं ना इनकी चूड़ी फैल होगी या फ्री हो गई है, तो फ्री होने का मतलब क्या होता है कि उनकी चूड़ी जो होती है, उनके जो ग्रूव्स होते हैं वो घिस जाते हैं, घिसने की वजह से आप उसे खोलते रहोगे किसी भी चाबी पाने की सहायता से, तो वो खुलेंगे नहीं अच्छे से। क्यों नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि उनकी चूड़ी फैल हो चुकी है, यानी उसमें घर्षण खत्म हो चुका है। घर्षण खत्म तो मामला खत्म। उसी तरीके से क्या होगा कि ये इसमें भी घर्षण होगा, ये मान लो फ्लाई व्हील है, इसमें भी घर्षण होगा, और ये क्लच प्लेट है, इसमें भी घर्षण होगा। जब इन दोनों में घर्षण होगा तो ये एक दूसरे के घूमने के कारण दूसरा साथ साथ घूमता रहेगा। अपने कहते हैं क्लच प्लेट चेंज करवाने वाली है, तो क्लच प्लेट चेंज करवाने का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे बाद में आप काफी यूज कर लेते हो अपने व्हीकल को, तो उतना यूज कर लेने के बाद में आपकी क्लच प्लेट घिस जाती है। क्लच प्लेट घिसने का मतलब हो गया कि अब वो फ्लाई व्हील से चिपक नहीं पा रही है अच्छे से, मतलब टच तो है लेकिन वो घर्षण नहीं हो रहा, घर्षण नहीं हो रहा तो वो फ्लाई व्हील साथ साथ घूम नहीं पा रही क्लच को अपने, ठीक है। बाकी इन चीजों को आप आगे और समझ लोगे। तो ये होता सारा का सारा फ्रिक्शन की वजह से, ध्यान रखना। इसके अंदर दो चीजें होती है घर्षण किन के मध्य, एक ड्राइविंग मेंबर्स के मध्य और एक ड्राइवर मेंबर्स के मध्य। ड्राइविंग का मतलब जो कि चला रहे हैं, और ड्राइवर का मतलब जो चल रहे हैं। अब चलाता कौन है, चलाता है इंजन है भाई साहब। ट्रैक्टर को कौन चलाता है, इंजन। और चलता कौन है, पहिए चलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में, या फिर अगर और इनको सिंपली बोलना चाहूँ तो चल कौन रहा है, फ्लाई व्हील चल रहा है, और फ्लाई व्हील चलाएगा किसको, क्लच को चलाएगा, ठीक है। तो ड्राइविंग मेंबर्स आप इनको मान सकते हो, ये जो आगे वाला सारा पोर्शन हो गया इसको आप ड्राइविंग मेंबर्स मान सकते हो, और ये इसको क्या मान सकते हो, ड्राइवर मेंबर्स जो कि चल रहे हैं, ओके। तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लच के बारे में।
क्लच एसेंशियलिटी की बात करें अगर क्लच के बारे में, तो क्लच क्रैंकिंग के लिए जरूरी होती है। क्रैंकिंग क्या चीज होती है वो चीज समझना आप। जैसे कई बार आप बाइक ड्राइव करते हो, आपकी क्लच मान लो खराब होगी, दिमाग, क्योंकि डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है क्लच का वायर टूट जाता है, जो क्लच का जो लीवर होता है उसका वायर जो होता है क्लच यूज करने वाला, वो वायर टूट जाता है। बाइक्स में बहुत कॉमन चीज है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है भाई साहब क्या चीज, कि मेरे को मैकेनिक की शॉप पे लेके जानी है बाइक, अब मैं इसको किस तरीके से स्टार्ट करके लेके जाऊँ। तो आप क्या करते हो, आप या तो बाइक को स्टार्ट करते हो और फिर क्या करते हो, बिना क्लच व्लच, क्लच तो काम ही नहीं करती होती है, आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर लगा देते हो। फर्स्ट गियर जैसे लगाते हो आपकी बाइक झटका लेके चलती है और आप उसे उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उस झटके के लिए तैयार होते हो और आप उस झटके को संभाल लेते हो संभाल, ठीक है। और संभालने के बाद में आप क्या करते हो, विदाउट यूजिंग क्लच गियर अप डाउन करते रहते हो, जैसे तैसे मैकेनिक की शॉप पे ले जाते हो, वहां जाके अपना क्लच वायर डलवा लेते हो, ठीक है। उसके बाद में जनरली यूज करते हो। या फिर आप क्या करते हो, आप किसी को कहते हो भाई थोड़ा सा धक्का लेना है यार, बाइक चलती कंडीशन में आ जाए ताकि मैं बाइक को स्टार्ट कर लूँ फर्स्ट गियर में और उसके बाद में ले जाऊँ, ताकि मेरे को वो झटका महसूस कम हो, ठीक है। तो वो जो झटका है व्हीकल के शुरू होने से बिल्कुल स्टेडी कंडीशन में खड़ा है और वहां से चल रहा है, तो वो क्लच होने के कारण आप उसे स्मूथली आप उसे कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपने गियर लगाया, गियर का मतलब क्या हो गया कि अब आपने पावर को अटैच कर दिया। न्यूट्रल में कोई भी गियर नहीं होता, लेकिन वहां पे आपने अटैच कर दिया, ठीक है। अटैच कर दिया तो पावर आएगी तो झटका लगेगा। तो उस झटके को कम करने के लिए क्लच एसेंशियल होती है। उसके अलावा बाकी ये जितनी भी चीजें हैं क्लच के बारे में उनको आप पढ़ लेना, वो मुश्किल नहीं है, आप आराम से उन्हें पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत है मेरे से पूछना। क्लच के टाइप की बात कर लेते हैं। जनरली 3 प्रकार का होता है, फ्रिक्शन क्लच, डॉग क्लच और फ्लड कपलिंग क्लच। फ्रिक्शन क्लच जो होती है वो 4 व्हील ट्रैक्टर के अंदर मोस्ट पॉपुलर है। इनके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस ठीक है आपने पढ़ लिया, हाँ जी 3 टाइप होती है। डॉग क्लच जो है वो आपके पावर टिलर में मोस्टली यूज की जाती है। और फ्लड क्लच जो है वो इन दिनों क्या है, कई सारे कुछ ट्रैक्टर्स के अंदर इन दिनों काम में ली जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, फ्रिक्शन क्लच। उसके बाद में बात करते हैं अपने गियर और गियर बॉक्स के बारे में। अब आप कहोगे सर क्लच के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो इन सारी चीजों को एक सिंगल वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गियर बॉक्स के बाद में, उसके बाद में डिफरेंशियल पे आने से पहले पहले अपने वो वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपको क्लच और गियर बॉक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। फिर डिफरेंशियल एक टॉपिक रहे केवल आपका। गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे वही सारी बातें हैं। एक ट्रैक्टर जो इंजन होगा वो हाई स्पीड पे काम करता है। ट्रैक्टर इंजन तो हाई स्पीड पे काम करेगा ना, मैंने आपको सिंपली बताया। आप जैसे ही कार को स्टार्ट करते हो, आपकी कार 1000 आरपीएम पे रहती है, तो 1000 आरपीएम थोड़े होते हैं यार, 1 मिनट में 1000 बार गोल घूम गया, वो थोड़े होते हैं क्या। लेकिन आप उसे जब यूज करते हो तो यूज करते टाइम जनरली आप जो गाड़ी चलाते हो ना, आप जनरली इधर से उधर जा रहे हो कार चलाते हो, तो उसके आरपीएम उस टाइम 2500 से 3000 के आसपास आराम से होते हैं। तो जो कितनी हाई स्पीड है, ओके। तो ट्रैक्टर इंजन भी हाई स्पीड पे काम करेगा। लेकिन जो पीछे वाले पहिए होते हैं ट्रैक्टर को, उनको क्या जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है और स्पीड हमें कम चाहिए होती है। हाई टॉर्क की जरूरत होगी, लो स्पीड की जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि हमें खेत में काम करना है सर। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन ट्रैक्टर इंजन हाई स्पीड का इंजन होगा, लेकिन हमें उसको स्पीड में चलाना नहीं है ट्रैक्टर को, हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो हमें क्या कर देंगे अपन, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू आरपीएम। तो हम क्या कर देंगे, गियर की सहायता से आरपीएम को कम कर देंगे और टॉर्क को बढ़ा देंगे। बात समझ में आई नहीं आई। इंजन की पावर को बढ़ाएंगे तो आरपीएम कम हो गया और टॉर्क बढ़ गया। उसके बाद में बात करते हैं कि इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें, इंजन की स्पीड को रिड्यूस किए बिना क्या करते, टॉर्क को हम क्या करते हैं, बढ़ा दे पिछले पहियों में, ठीक है। पावर का फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो हॉर्स पावर से रिलेटेड था, ये किलोवाट में। अगर हॉर्स पावर में आप देखना चाहोगे तो आप हॉर्स पावर में सिंपल फॉर्मूला रह जाएगा, HP इज इक्वल टू क्या रह जाता है, टॉर्क इंटू आरपीएम बटा 52, ठीक है। यहाँ पे किलोवाट में दे दिया गया 2 पाई NT अपॉन 60 इंटू 1000 किलोवाट। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन, तो ये T इज इक्वल टू क्या है, टॉर्क है, और N का मतलब क्या हो गया, आरपीएम। यानी वही चीज होगी ना, 2 कांस्टेंट है, पाई का मतलब 22/7 होता है, कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है और 1000 कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजों को मैं हटा देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या रह गया, वही रह गया अपना टॉर्क इनटू क्या, आरपीएम। ये चीज आपको पहले से पता है। अब वो वहां नहीं पढ़ते तो आपको यहाँ पढ़नी पड़ती, लेकिन वहां पे क्योंकि टॉपिक में आ रहा था और मेरे को लगा कि इसी टाइम सही टाइम है इस चीज को पढ़ाने का, तो मैंने वहां पे पढ़ा दिया। इस चीज से आप एक चीज अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम इंजन पावर को कांस्टेंट कर दें, इंजन पावर को कांस्टेंट करने का मतलब पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम होता है। अब मैंने मान लिया कि पावर 20 ही रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियस होगा कि हमें हायर टॉर्क चाहिए व्हील्स पे, यानी 20/1, या फिर क्या चाहिए, लो स्पीड रिक्वायर्ड होगी, या फिर वाइस वर्सा। यानी क्या हो सकता है, 20 इज इक्वल टू 1/20,
इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो आरपीएम ज्यादा होगा तो टॉर्क कम होगा, टॉर्क कम होगा तो आरपीएम ज्यादा होगा। अब हमने क्या कर दिया, हमने गियर्स की सहायता से आरपीएम को कम कर दिया तो टॉर्क हमारा बढ़ गया। ठीक है, बस वही सिंपल चीज है। अब यहाँ पे मैंने काफी स्पीड में बता दी ये चीजें, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे एक बार से कंफर्मेशन दे दो, ये जो दोबारा बताया वो समझ में तो आ गया ना। उसके बाद में बात करते हैं गियर बॉक्स फिट करते हैं इस चीज के लिए अपने कहाँ, इंजन के और पिछले वाले पहिए होते हैं उनके बीच में फिट करते हैं, जिससे हम क्या हो सके, हमें अलग अलग टॉर्क और अलग अलग स्पीड हमें मिल सके। यहाँ ध्यान रखना, लोअर गियर पे क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा स्पीड कम होगी, हायर गियर पे टॉर्क कम होगा और स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, पावर तो वही रहेगी, इंजन की पावर सेम ही रहेगी, इंजन की पावर नहीं बदलती। इसीलिए तो आप पहले गियर में होते हो 30-40 की स्पीड पे आप पहुंच लेते हो तो इंजन रोने लगता है। वो क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि इंजन अपनी जितनी पावर थी उतनी पावर पे पहुंच चुका है, आपने गियर उसका इस तरीके से यूज कर रखा है कि वो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, आरपीएम कम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सेकंड गियर में डाल दिया तो इंजन तो अपना जैसे पहले गियर में कर रहा था वैसे ही गियर में करेगा। ये वो गियर बॉक्स होता है जो सारे का सारा मामला गड़बड़ करता है। इंजन तो एक जैसा ही काम करता है, पहले गियर में भी, दूसरे गियर में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी और रिवर्स गियर में भी, सारे गियर में इंजन अपना एक जैसा काम करेगा। ये आपका गियर बॉक्स होता है जो उसके साथ खिलवाड़ करता है, कभी टॉर्क बढ़ा देता है, कभी आरपीएम बढ़ा देता है, कभी स्पीड बढ़ा देगा। इंजन की पावर कांस्टेंट होती है। यहाँ पे हमने पावर को कांस्टेंट क्यों माना, क्योंकि आप एक सेम व्हीकल के लिए अलग अलग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो। आप ट्रैक्टर के बारे में बात करोगे, आपने ट्रैक्टर को न्यूट्रल रख के पूरा का पूरा पंजा दबा दिया, एक्सीलरेट कर दिया, तो भी ट्रैक्टर उसी हॉर्स पावर की स्पीड पे काम कर रहा है, उसका इंजन जो है वो उसी पावर पे चल रहा है। वो अलग बात है, आपकी जो क्लच है वो अभी अटैच नहीं है फिर उसके साथ फ्लाईव्हील के साथ, इसलिए पावर आगे नहीं जा रही। आपने अगर पहले गियर में डाल करके पूरा का पूरा एक्सीलरेट कर दिया तो भी आपका इंजन उतनी पावर जनरेट कर रहा है। अगर आपने फाइनल गियर डाल के पंजा पूरा प्रेस कर दिया तो भी आपका इंजन उतनी पावर जनरेट कर रहा है। ये इंजन नहीं होता जो पावर कम ज्यादा करता है, पावर कम ज्यादा करने का काम गियर बॉक्स करता है। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए यहाँ पे पावर को कांस्टेंट मान लिया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए तो पावर कांस्टेंट ही होगी। है कोई 110 सीसी की बाइक तो वो 110 सीसी जनरेट कर पाएगी मैक्सिमम। ओके, उसके बाद में क्या बात करते हैं कि ये जो काम होता है टॉर्क और स्पीड को कम ज्यादा करने वाला, वो सुटेबल गियर और शाफ्ट की सहायता से किया जाता है। स्पीड जो बदलते हैं अपने फील्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग या फील्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम गियर रेशो की सहायता से क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। गियर रेशो का मतलब क्या हो गया, जैसे वहां पे क्या हो रहा था 8:32 था ना, यानी क्या हो गया 1:4 था। तो ये जो चीज थी वो गियर रेशो कहते हैं, यानी कि नीचे वाला जो गियर है उसके अंदर कितने दांते हैं और ऊपर वाला जो है उसके अंदर कितने दांते हैं, उनका जो रेशो होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, गियर रेशो। तो होपफुली आपको गियर रेशो भी समझ में आ गया। गियर जो होते हैं वो जनरली एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा मेटल काम में लेते हैं गियर को बनाने के लिए, एलॉय स्टील। ये आपके सामने एक सिंपल गियर बॉक्स का दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या दे रहा है आपको, इंजन से पावर दे रहा है। वो क्या दे रहा है, इंजन से पावर दे रहा है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो है वो फाइनली आपके रियल एक्सल को पावर दे रहा है। ठीक है, आप ऊपर से सेलेक्ट करते हो, यहाँ आपका गियर का लीवर रह जाता है, उससे सेलेक्ट करते हो कि कौन सी गहराई को आप टच में लाना चाह रहे हो, कौन सी नहीं टच में लाना चाह रहे हो। कैसे ये काम करता है उन सारी चीज़ों को अपने पढ़ते हैं। एक वीडियो की सहायता से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। फिर आपका क्लच और गियर, इनसे संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो इस वीडियो की सहायता से अपने देखेंगे कि किस तरीके से आपकी क्लच, आपका इस वीडियो में अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक और वॉलंटियर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़े। आप में से ऐसा कौन है जिसको कार ड्राइव करना आता हो, या जिसने कभी कार ड्राइव की हो, या आप में से ऐसा कौन है जिसने ट्रैक्टर ड्राइव किया है, कौन है ऐसा? हाँ जी सुनील, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको कार ड्राइव करना आता है, यस सर, बोलो। तो उसके अंदर गियर रहता है। यस सर। अब गियर आपको वही समझना है, गियर लीवर समझना है। मैं गियर बोलूँ तो आपको गियर लीवर ही हाँ समझना है। हाँ सर। तो गियर लीवर में क्या क्या सिस्टम रहता है, वो गियर 3 जगह जा सकता है कि 6 जगह जा सकता है, क्या मतलब होता है, गियर किस तरीके से होते हैं? कोई भी एक जनरल व्हीकल होगा, मान लो एक मारुति की कार है, एक होंडा की कार है, या एक हुंडई की कार है, क्या सब में एक जैसा ही होता है क्या गियर बॉक्स का सिस्टम? पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ये सारी एक ही यस जगह में सर, होते एक जैसा ही होता है सर। हैं? और किस तरीके से गाड़ियों में। रहते हैं? कुछ ऐसा रहता है कि अगर ये गियर बॉक्स, ये जो आपका लीवर है, इस लीवर को अगर मैं लेफ्ट की तरफ करके ऊपर कर दूंगा तो पहला गियर लग जाएगा, और लेफ्ट की तरफ करके नीचे कर दूंगा तो दूसरा लग जाएगा। यस सेंटर सर, में रख के अगर ऊपर कर सीक्वेंस दूंगा वाइज तो होता है तीसरा हो सर। जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है, मतलब कि वो छह जगह मूवमेंट कर सकता है। आपका जो गियर होता है वो 6 जगह मूवमेंट कर सकता है, यस सर। लेफ्ट, सेंटर और राइट। लेफ्ट के अंदर ऊपर और नीचे,
सेंटर के अंदर ऊपर और नीचे और राइट के अंदर ऊपर और नीचे, ऐसा ही होता है क्या? यस सर, ट्रैक्टर में एक बार ऊपर नहीं आता, बस रिवर्स जाता है। वो तो अलग अलग डिपेंड करता है ना, जैसे कुछ व्हीकल्स के अंदर 6 गियर वाला सिस्टम रहता है, तो वो तो अलग अलग व्हीकल पे डिपेंड करता है। ट्रैक्टर में क्योंकि जरूरत ही नहीं है हमें बड़े गियर के ट्रैक्टर में, इसलिए उसमें ज़्यादा गियर देते नहीं है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, यही पूछना था बस, इससे डाउट होगा बच्चों का वो क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो अब अपने शुरू करते हैं यहाँ से। इस वीडियो में आपने जितनी बातें पढ़ी है वो सारी बातें अब तक की आपकी क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट लेक्चर से लेकर के अब तक। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपके सामने क्या चीज़ है, इंजन है। ये आपके सामने इंजन है। इंजन में अगर आप अच्छे से कंफर्म कर पा रहे हो चीजों को, ऊपर कैम शाफ्ट दे दी गई है आपको, यहाँ पे कैम शाफ्ट, ये आपके क्या हो गए, स्प्रिंग हो गए जो वॉल्स को खोलने और बंद करने का काम कर रहे हैं, ये कैम हो गई। नीचे की तरफ बात करें तो ये आपका सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड होगी, और उसके साथ साथ नीचे ये क्या होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी। ये आपका मेन जनरल हो गया, ये आपका क्रैंक जनरल हो गया। कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला हिस्सा आपके नीचे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, कनेक्टिंग रोड आपके गोल गोल घूमेगी। कनेक्टिंग रोड के साथ में एक बेल्ट लगा रहता है जिसकी सहायता से आपकी ये घूमेगी। अब कैम शाफ्ट के अंदर भी इसके डबल साइज का क्या लगाते हैं, हम गियर लगाते हैं, जिसकी सहायता से कैम शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो आधी रह जाती है किसके, क्रैंक शाफ्ट के कंपेरिजन में। उसके अलावा अगर और बातें याद की जाए जो हमने पढ़ी है, तो उसके अंदर हमने एक और पढ़ा था फायरिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे फायरिंग ऑर्डर देखेंगे तो ये वाला पिस्टन और ये वाला पिस्टन एक जैसे टाइम पे आप ऊपर जा रहे हैं, और ये वाला पिस्टन और ये वाला पिस्टन एक जैसे टाइम पे नीचे आ रहे हैं, यानी इन दोनों का फायरिंग ऑर्डर सेम है और इन दोनों का फायरिंग ऑर्डर सेम है। तो होपफुली आपको फायरिंग ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी रिवाइज हो गई होगी कि क्या होता है फायरिंग ऑर्डर। इतनी चीजें हमें पता थी, अब देखते हैं आगे से। तो ये सारा मैकेनिज्म आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया, क्या होता है, किस तरीके से होता है। पिस्टन आपके ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा जो क्रैंक शाफ्ट को दे दी जाएगी, और क्रैंक शाफ्ट आपके बेरिंग्स लगे होने के कारण क्या कर लेगी, रोटेटरी मोशन में उसे कन्वर्ट कर देती है। क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल एंड के पोर्ट पे क्या लगा होगा, एक फ्लाई व्हील लगा रहता है, आपके सामने इमेज में दिखाई दे रहा है आपको फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील के बिल्कुल आगे क्लच प्लेट होती है। ठीक है, अब क्लच प्लेट से रिलेटेड चीजें भी अपने पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले मैनुअली। अगर बात करें यहाँ पे तो जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपके क्लच प्लेट है। उसके बाद में जो पीछे रेड कलर का, पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट का मतलब क्या हो गया, प्रेशर प्लेट के मतलब की बात करें तो जब इसको रिलीज किया गया होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई होगी, इसके साथ क्लच प्लेट के साथ में चिपकी हुई होगी, और इस पर एक दबाव डाल रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे फिक्स किया गया है इस जगह पे। ठीक है, इस पे क्या कर रही होगी, दबाव डाल रही होगी, और दबाव डालने की वजह से क्लच प्लेट किसके साथ अटैच हो जाएगी, आपके फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाएगी। फ्लाई व्हील गोल घूमेगा तो ये जो आपके होगा वो भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, आपका जो रियल एक्सेस होगा वो भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जो पार्ट अगर आगे आ जाएगा, ये पार्ट अगर आगे आ जाएगा, जैसे ही आप क्लच पैडल दबाते हो तो ये पार्ट आगे आ जाता है। आगे आने से ऊपर वाले इसको भी प्रेस करेगा, इसको भी प्रेस करेगा, इनको प्रेस करेगा, तो इनके प्रेस किए जाने के कारण जैसे ये चीजें आगे जाएंगी तो यहाँ से पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, और प्रेशर प्लेट आपकी क्लच प्लेट से हट जाएगी, जिसकी वजह से आपकी क्लच प्लेट जो होगी वो भी फ्लाई व्हील के प्रभाव से दूर हो जाएगी, और जो यहाँ फ्लाई व्हील से जो पावर आ रही थी वो पावर यहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। तो ये क्लच प्लेट का एक सिंपल आपके रहता है क्या मैकेनिज्म। क्लच पेडल रहता है, यहाँ पे एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर लिक्विड रहता है। ठीक है, आजकल सारी की सारी हाइड्रोलिक होने लगी ना, तो इस लिक्विड के प्रेशर के कारण क्या होगा, वो क्लच प्लेट हट जाएगी, दूर हो जाएगी, किस चीज से, फ्लाई व्हील से दूर हो जाएगी, और पावर, अब फ्लाई व्हील तो अभी भी गोल गोल घूम रहा है आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पीछे पावर आना बंद होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लच को जैसे ही रिलीज किया जाएगा तो रिलीज करने के बाद में फिर से यहाँ हाइड्रोलिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा और ये पीछे की तरफ आ जाएगा, फिर से आपके जुड़ गई, और जुड़ने के बाद में आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो एक्सल है वो क्या काम करेगी, वो फिर से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। आपने नोटिस किया होगा कि क्लच जैसे ही दूर हुई तो ये वाली एक्सल जो थी उसने रोटेशन करना बंद कर दिया था। फ्लाई व्हील अभी भी रोटेट कर रहा था, लेकिन ये एक्सल ने रोटेट करना बंद कर दिया था। मैं एक बार फिर से आपको पीछे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इस चीज को। इस टाइम आप देखोगे जैसे ही पीछे की तरफ आई तो क्या हुआ, आपके एक्सल रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब क्लच फिर से अटैच हो चुकी है किसके साथ में, फ्लाई व्हील के साथ में। अब फ्लाई व्हील यहाँ पे जितने आरपीएम पे घूम रहा होगा, आपका ये वाला एक्सल भी उतने ही आरपीएम पे घूम रहा होगा, और उसके आगे ये वाला जो गियर लगा हुआ है वो भी उतने ही आरपीएम पे घूम रहा होगा। ये वाला गियर जितने आरपीएम पे घूम रहा होगा, ठीक है,
उतने ही आरपीएम पे इसके बराबर में जो गियर लगा हुआ है वो भी घूम रहा होगा, उतने आरपीएम पे नहीं घूम रहा होगा एक्चुअली के अंदर, इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो इसने एक तो आरपीएम यहाँ पे कम कर दिया सबसे पहली चीज तो, ठीक है, पहली चीज तो इसने आरपीएम इसी जगह पे रिड्यूस कर दिए। उसके बाद में आगे गियर का सिस्टम जो रहता है वो और देखते हैं, लेकिन यहाँ से इस गियर को ट्रांसफर कर दी जाएगी क्या, इंजन की पावर को। इसे कहते हैं गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट। अब मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर और शाफ्ट लगे रहते हैं, ये जो एक्सेल होते हैं इनको शाफ्ट बोलते हैं, ये भी शाफ्ट होगी, ये भी शाफ्ट होगी। यहाँ ये वाला जो हिस्सा रह गया इस हिस्से को बोलते हैं डॉग क्लच। इसे क्या बोलते हैं, डॉग क्लच। ये आपकी मैन शाफ्ट होगी जो पीछे वाले पहियों के पास जाती है, ये वाली जो होगी उसको बोलते हैं ले शाफ्ट, ठीक है। आपने मैंने जो इमेज दिखाई थी, इमेज के अंदर जो नीचे वाला जो मैंने आपको बताया था और बोला था ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है, उस शाफ्ट को बोलते हैं ले शाफ्ट, और ऊपर वाली शाफ्ट को क्या बोलते हैं, मैन शाफ्ट, जो कि पीछे वाले पहियों से जुड़ी रहती है। मैन शाफ्ट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं रहती, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में गैप रहता है। ओके, क्या हुआ, जो आपकी मैन शाफ्ट, आपकी जो ये वाली शाफ्ट थी क्रैंक शाफ्ट थी, क्रैंक शाफ्ट से क्या हुआ, ये जुड़ गया, ये रोटेशन कर रहा है, इसके रोटेशन करने से ये वाला गियर रोटेट कर रहा है और नीचे वाली ले शाफ्ट के सारे गियर रोटेट कर रहे हैं। अब ऊपर वाला डिपेंड करेगा कि डॉग क्लच हम किस में फंसाएंगे। ये तो सारे के सारे रोटेट कर रहे हैं, सारे के सारे रोटेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभी मैन शाफ्ट जो है वो रोटेट नहीं कर रही। मैन शाफ्ट कब रोटेट करेगी, जब हम पे निर्धारित करेगा कि हम ऊपर जो लीवर है उस लीवर से अगर मैं राइट में लेफ्ट में करूंगा, लेफ्ट में करके ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो लेफ्ट में करने से मेरा कौन सा ऑपरेट होगा, ये वाला ऑपरेट होगा, ठीक है। सेंटर में करने से मेरा ये वाला लीवर ऑपरेट होगा और राइट में करने से मेरा ये वाला लीवर ऑपरेट होगा। राइट में करके अगर मैंने नीचे कर दिया, अब देखो समझना इस चीज को कि राइट में मैं लेकर के गया गियर को और मैंने ऊपर कर दिया, तो राइट में लेके ऊपर किया तो इस वाले के साथ में गियर कनेक्ट हो गया, डॉग क्लच में इसके साथ कनेक्ट होगी। और राइट में लेकर के अगर मैंने नीचे की तरफ कर दिया तो मेरी क्लच कहाँ अटैच होगी, इस वाले के साथ में। और आप जानते हो कि आमतौर पे गाड़ियों पे राइट डाउन की साइड की तरफ पे रिवर्स गियर होता है, तो यहाँ पे ये रिवर्स गियर का मैकेनिज्म है, ये वाला जो है वो रिवर्स गियर का मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या है जो रिवर्स गियर करने में मजबूर करता है वो अपने बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझना, अगर आपने लेफ्ट में ले गए तो आप इस वाले चैनल पे हो, लेफ्ट जाकर के ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ अटैच हो गए, यानी कि ये फर्स्ट गियर है, और लेफ्ट जाकर के नीचे जा रहे हो तो आप यहाँ डॉग क्लच को इसके साथ में अटैच कर रहे हो, ये आपका सेकंड गियर है। अगर आप सेंटर में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये आपका थर्ड गियर है, और सेंटर में डाउन की तरफ जा रहे हो फिफ्थ गियर, सेंटर में और राइट में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो फिफ्थ गियर, ये आपका रिवर्स गियर। ये आपके गियर का मैकेनिज्म रहता है जनरली। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जो लेफ्ट लेके जाने का लीवर को सेंटर लेके जाने का और राइट लेके जाने का, ये मेरा सुनील से पूछने का पर्पस वही था कि कम से कम एक स्टूडेंट को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए चीजें, ताकि दूसरे कम से कम उससे पूछ तो सके कि हाँ वो क्या था, ताकि वो आपको कोई भी व्हीकल जब भी हो तो उसमें बता सके कि गियर को इस तरीके से लेफ्ट और राइट लेकर के जाता है, ये जा सकता है। अगर नहीं तो आमतौर पे गाड़ियों में तो आप सारे लोग बैठे हो, बैठ के आपने लीवर को छेड़ा ही होगा, गियर वाले को आप उसे आइडली हिलाते हो। न्यूट्रल न्यूट्रल कैसे चेक किया जाता है किसी भी कार या ट्रैक्टर को, उसको हिला के अगर वो फ्रीली लेफ्ट राइट को जा रहा है तो वो न्यूट्रल है, अगर वो नहीं जा रहा मतलब वो किसी न किसी गियर में न्यूट्रल होगा। उस टाइम क्या होगा कि ये जितने भी आपके डॉग क्लच है वो किसी के साथ में भी अटैच नहीं है, यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके ये तो सारे के सारे गोल घूम रहे हैं, सारे के सारे घूम रहे हैं, लेकिन आपके जो ये मैन शाफ्ट है वो मैन शाफ्ट अटैच्ड है डॉग क्लच के साथ में। डॉग क्लच जब घूमेगी तो ये आपकी मैन शाफ्ट घूमेगी, इनके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये जो गियर है इनके घूमने से कुछ नहीं होगा। डॉग क्लच आपके जिस वाले के साथ में कनेक्ट होगी, जैसे मान लो कि आपने क्या कर दिया, आपने फर्स्ट गियर लगा दिया तो ये डॉग क्लच इसके साथ में आकर के फिक्स होगी। अब ये वाला गोल गोल घूमेगा तो इसके गोल घूमने से ये वाला भी गोल घूमेगा, इसके साथ में मैन शाफ्ट अटैच्ड है तो मैन शाफ्ट भी गोल घूमेगी, और मैन शाफ्ट फाइनली पावर डिलीवर करेगी कहाँ पे, पीछे वाले पहियों को। ओके, तो देखिए इसमें अभी आप देख सकते हो मैन शाफ्ट नहीं घूम रही, सारी चीजें घूम रही है, मैन शाफ्ट नहीं घूम रहा। एक पॉइंट और बचा है इसमें बताने वाला, बाकी सारे पॉइंट मैंने बता दिए, रिवर्स गियर का पॉइंट बचा है केवल बताने वाला। तो रिवर्स गियर के पॉइंट में आप देख लीजिए, पहले ही मैं बता ही देता हूँ ताकि आप बाद में नोटिस कर लो इस वीडियो के दौरान। मैंने आपको समझाया था कि होता क्या है कि अगर मैंने एक गियर के साथ में दूसरा गियर अटैच कर दिया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तीसरा और अटैच कर दिया तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा।
यानी बाकी जितने भी थे उनमें 2 ही गियर यूज कर रहे थे, इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे थे। इसके साथ में हमने बीच में एक और गियर अटैच कर दिया जो इसे क्या कर रहा है, एसी वाले डायरेक्शन में घुमा रहा है, लेकिन दूसरा जो इसके साथ और अटैच हो गया वो इसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये रिवर्स गियर का काम करता है। जो मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट इस जगह पे आकर के आपका अप्लाई होता है। ओके, तो इसे देख लेते हैं एक बार फिर से। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, बस देख लो अब इसे फटाफट से। यहाँ पहला गियर लगा दिया, तो पहले गियर का, क्योंकि गियर का साइज बड़ा है, उसमें रेशो ज़्यादा है, तो रेशो ज़्यादा होने की वजह से टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आरपीएम कम। सेकंड गियर लगा दिया, थोड़ा और साइज अगर देखा जाए तो साइज का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे केवल ऊपर वाले का साथ साथ ध्यान नहीं रखोगे, नीचे वाले का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नीचे वाले का गियर साइज क्या है, क्योंकि दोनों का गियर साइज डिपेंड करेगा, तभी मिलकर के आपका गियर रेशो निकलेगा। जैसे जैसे आप गियर में आगे बढ़ते चले जाओगे, दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता चला जाएगा। जैसे फिफ्थ गियर में अगर देखोगे आप, तो फिफ्थ गियर में ऑलमोस्ट इक्वल साइज है। ठीक है, अभी अपनी गाड़ी चल रही है थर्ड गियर में और ये अपना फोर्थ गियर है, तो फोर्थ गियर में आरपीएम और बढ़ गया, स्पीड और ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि गियर रेशो जो था वो थोड़ा और कम हो गया। और फिफ्थ गियर के अंदर तो बिल्कुल ही कम हो जाता है आपका। दोनों के आप अगर देखोगे, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही गियर जो है वो इक्वल साइज के, तो गियर रेशो आपका 1:1 हो गया। तो इस कंडीशन में तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है आपकी। ठीक है, इंजन पे उतना ही प्रेशर है, इंजन को उल्टा आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है, आप ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो तो। रिवर्स गियर में अगर आप देखोगे तो बीच में एक आइडलर रेस्ट गियर लगा दिया गया, जिसका काम कुछ नहीं है, बस उल्टा कर देने का है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो उसने क्या कर दिया, उल्टा घुमाना स्टार्ट कर दिया इसे। बात समझ में आई नहीं आई? रिवर्स क्यों किया? क्योंकि हमने एक और एक्स्ट्रा उसमें गियर लगा दिया, उस एक्स्ट्रा गियर के कारण उल्टा घूमना स्टार्ट कर दिया। अब ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल लगा रहता है, जो कि सुनील ने हमें बताया कि डिफरेंशियल होता है, एक बीच में ऊपर की तरफ उठा रहता है, तो ऊपर की तरफ डिफरेंशियल की वजह से ऊपर उठा रहता है। यहाँ डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि दोनों के दोनों व्हील्स होते हैं वो डायरेक्टली इसी से अटैच रहते हैं, उनके बीच में एक और स्ट्रक्चर लगती है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल यहाँ लगा रहेगा, उस डिफरेंशियल का काम क्या होता है वो देख लेते हैं अपने। उसके बाद में बस ऑलमोस्ट खत्म होने को है आपका लेक्चर, एक छोटी सी चीज बची है, उसके लिए काहे को लटकाना। डिफरेंशियल यूनिट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करने से पहले मेरे को कंफर्मेशन दे के बताओ कि क्या आपको क्लच और गियर बॉक्स का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपका रह जाता है, जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट किस चीज का है, डिफरेंशियल यूनिट का है। डिफरेंशियल यूनिट क्या चीज होती है? देखो, मान लो कि आपको सीधा जाना है, आपको क्या जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अब स्ट्रेट जाना है तो आपके जो चारों व्हील्स होंगे उनको एक जैसे स्पीड पे घूमना है। लेकिन जैसे ही आपको टर्न लेना लग गया, तो यहाँ से आपका व्हीकल सीधा जा रहा था और व्हीकल को मोड़ लेना है, तो मोड़ लेना है तो व्हीकल को इस तरीके से जाना पड़ेगा। यानी क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो व्हीकल के जो अंदर वाले टायर, जो आपके क्या बोलते हैं, टायर है या अंदर वाले पहिए हैं, व्हील्स हैं, उन पहियों को कम चलना पड़ रहा है, जबकि बाहर वाले पहियों को ज्यादा चलना पड़ रहा है। क्या ये एक कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ये एक कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा है, फिर आपको डिफरेंशियल सारा एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। इसको बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या आप चार चौपहिया वाहन के साथ में जा रहे हो, चौपहिया वाहन को आप क्या कर रहे हो, मोड़ ले रहे हो, तो मोड़ लेने में जो अंदर वाले व्हील्स होंगे उनको कम चलना पड़ रहा है, बाहर वाले व्हील्स को ज्यादा दूरी चलनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि अब कौन डिसाइड करेगा? अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी है उस चीजों में तो चारों पहियों, मतलब पीछे वाले दोनों पहियों को एक समान पावर दी जा रही है, एक समान वो आपके पावर पे मूवमेंट करेंगे।
लेकिन अब उनमें एक ऐसी चीज लगा दी गई डिफरेंशियल यूनिट, जिसकी सहायता से वो क्या कर सकते हैं, आप कोई भी गाड़ी लेने जाओगे तो उस गाड़ी लेते टाइम आप एक चीज पूछते हो कि भाई साहब इसकी टर्निंग रेडियस कितनी है। टर्निंग रेडियस का मतलब है कि कम से कम कितनी दूरी में ये गोल घूम सकती है। ये टर्निंग रेडियस की आपको आवश्यकता कहाँ पड़ती है, आपको आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हो, ये लेफ्ट साइड रोड है, ये राइट साइड रोड है, और आपको यहाँ से जाकर के यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए आपको ऐसा तो नहीं है बड़ी सारी जगह दे देंगे, वो थोड़ी सी जगह देंगे, उस थोड़ी सी जगह में आपको गाड़ी पूरी घुमानी पड़ेगी। तो वहां पे अगर आपकी कार का टर्निंग रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी, आपको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टर्निंग रेडियस अगर आपका कम होगा तो आप छोटी सी जगह के अंदर भी कार को घुमा लोगे। ट्रैक्टर के केस में भी हमें क्या करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है, तो हमें बार बार ट्रैक्टर को घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी टर्निंग रेडियस इसका कम होना बेटर माना जाता है। ओके, तो टर्निंग रेडियस कब कम होगा, जब उसके अंदर एक जो बाहर वाला व्हील होगा उसको ज्यादा दूरी के लिए ज्यादा स्पीड दे दे, ज्यादा पावर दे दे, और अंदर वाले व्हील को कम घूमना है इसलिए उसको कम पावर दे दे, ठीक है। ये पावर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, डिफरेंशियल यूनिट करने का काम करेगी। ये भी गियर से कंट्रोल होती है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है गियर का जो परमिट करती है एक टायर को, एक पीछे वाले एक टायर को ज्यादा पावर देना और एक टायर को कम पावर देना। सुनील कह रहे हैं ब्रेक, ब्रेक अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ट्रैक्टर क्योंकि स्पेशल इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, समझना इस चीज को, आपने बोला ब्रेक। अब ब्रेक के अंदर क्या है, ट्रैक्टर के अंदर क्या रहता है, जो ब्रेक रहते हैं वो अलग अलग ब्रेक रहते हैं, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के। तो आप क्या करते हो, जिस टाइम प्लोइंग करते हो उस टाइम आप उनका जो जॉइंट रहता है उस जॉइंट को हटा लेते हो। आपको लेफ्ट साइड ब्रेक यूज करने होते हो, आप केवल लेफ्ट साइड यूज करते हो, राइट साइड यूज करनी होती है तो केवल राइट साइड यूज करते हो। वो काम आप करते हो जुताई करते टाइम। लेकिन मेरे को तो एक चीज बताओ, आप कार यूज करते हो जिस टाइम, ठीक है, आप कार यूज करते हो जिस टाइम, तो कार के अंदर भी तो ये टर्निंग रेडियस वाला प्रभाव होगा। तो कार के अंदर होता है क्या ऐसा लेफ्ट ब्रेक और राइट ब्रेक करने के लिए अलग अलग सिस्टम। अब ट्रैक्टर तो क्योंकि स्पेशल बना ही उस चीज के लिए, इसलिए ट्रैक्टर में वो ब्रेक वाला कंसेप्ट भी दे दिया। लेकिन कार में थोड़ी होता है ऐसा, कार में ऐसा नहीं होता, लेकिन कार में भी डिफरेंशियल होगा। और आपने आपने ही तो कहा था कि पीछे आप बैठते हो रियर सीट पे, बीच में बैठते हो, बीच में थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, ऊपर डिफरेंशियल की वजह से ऊपर उठा हुआ होता है। अब समझ लेते हैं इस चीज को होती क्या है। एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है गियर्स का, जो पीछे वाले जो पहिए होते हैं उन पहियों को, एक पहिए को ज्यादा पावर दे दी और एक पहिए को कम पावर दे दी, इस चीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कैसे करते हैं ये सारी मैं थ्योरी तो अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक चीज बोलूंगा कि एक बेवल पिनियन, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, समझा सारी चीजें दूंगा। एक बेवल पिनियन लगा रहता है, इसके अंदर एक बेवल पिनियन एक अलग टाइप का गियर रहता है। अब ये कैसा गियर रहता है बात करेंगे। अगर मैं सिंपल में बोलना चाहूँ तो जैसा पीटीओ जिस तरीके का गियर है उसी तरीके का गियर रहता है। आपने अभी तक जो गियर देखे वो गोल चक्रीनुमा देखे थे, ये वाला चक्रीनुमा नहीं रहेगा। जैसा पीटीओ आपका जिस तरीके का दिखाई देता है उस तरीके का रहता है। पीटीओ का जो गियर होता है जो लंबा सा रहता है उसको बोलते हैं बेवल पिनियन। और ये बेवल पिनियन आगे एक बड़े पहिए के अंदर अटैच होता है जिसको कहते हैं क्राउन गियर, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये बातें इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि वही लेक्चर लेंथ ही बहुत ज्यादा हो रहा है। आप पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत आए देना, आप मेरे को बोलना, मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो आपको ये डायग्राम समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम उतने लिविंग नहीं होते जितने लिविंग आप एक एनिमेटेड वीडियो में देख सकते हो। तो इसको भी मैं आपको एक वीडियो की सहायता से समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर आप डायग्राम देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ जी, तो इस वीडियो की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशियल की मैं आपको टोटल 3 वीडियो दिखाऊंगा। 3 वीडियो को समझने के बाद में आपको डिफरेंशियल भी समझ में आ जाएगा, डिफरेंशियल लॉक भी समझ में आ जाएगा और फाइनल ड्राइव भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहती है। बस अब वीडियो की सहायता से पढ़ाऊंगा आपको, 15 मिनट के अंदर सारा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो वो पार्ट है जो आपके गियर बॉक्स से पीछे निकल रही थी आपकी मेन शाफ्ट, वो मेन शाफ्ट है ये। यानी ये मेन शाफ्ट गोल घूमती है किसके कारण, गियर के साथ साथ, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। ये जो आगे पार्ट लगा हुआ है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पिनियन बेवल बोलते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का हो गया ना, अलग शेप का हो गया इसके साथ में। लेकिन है तो ये भी गियर, क्योंकि गियर क्या होते हैं, गियर्स के अंदर टीथ रहते हैं, दांते रहते हैं, इसके अंदर भी दांते हैं, ठीक है। इक्वल स्पेस में, जहां यहाँ जितना स्पेस यहाँ होगा उतना स्पेस यहाँ होगा। ये क्या करेगा, मान लो ये अगर इस तरीके से घूमेगा तो ये अपने साथ साथ इसको भी घुमाएगा, ठीक है। इसको साथ साथ घुमाएगा, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं व्हील बेस, ठीक है। ये भी साथ साथ घूमेगा, ये साथ साथ घूमेगा, तो इसके साथ साथ घूमने से क्या होगा, ये वाला नहीं, इसके साथ साथ घूमने से क्या घूमेगा, ये ऊपर जो आपके छोटे वाले जो दिए गए हैं स्पर्श ये घूमेंगे। इनके घूमने से क्या होगा, ये आपके रियर एक्सिस, लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस ये घूमेंगे। और ये फाइनली आपके किसको दे देते हैं, पावर ट्रांसमिट किसको कर देते हैं, आपके रियर व्हील्स को, पीछे वाले पहियों को, ठीक है।
अब इसमें आपको समझने की जो चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अलग से। ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया सारे पार्ट्स का। यहाँ से पावर कहाँ से आएगी, इंजन से आएगी, इसके घूमने से ये घूमेगा और इसके घूमने से ये घूमेगा। जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेगा वैसे ही ये वाला जो पार्ट होंगे वो भी गोल घूमेंगे। अब इसमें ये जो ब्लू कलर में आपको दे रखे हैं जो छोटे वाले गियर हैं, इन गियर के अंदर एक स्पेशल फीचर रहता है जो इस चीज को मैनेज करने का काम करता है। उसको पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में आप देखोगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ये स्पेशल गियर दो तरीके से गति करते हैं। कौन कौन से दो तरीके से? एक तो आपकी ग्रीन वाला घूमेगा, ग्रीन वाला गोल गोल घूमेगा तो उसके साथ साथ ये भी गोल घूमेंगे क्योंकि ये अटैच तो ग्रीन से ही है। ठीक है, किससे अटैच है? ये व्हील बेस से ही अटैच है। ये व्हील बेस नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्राउन व्हील। ओके, ये जो बड़ा वाला है इसे क्या कहते हैं? क्राउन व्हील कहते हैं, इसे व्हील बेस नहीं कहते। हाँ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्राउन व्हील। ओके, और इसे क्या कहते हैं? पिनियन व्हील। अब क्या होगा, इनके घूमने के साथ में ये भी गोल घूमेगा, लेकिन ये गोल घूमने के साथ साथ एक और टाइप की मोशन रखते हैं। वो मोशन क्या है? एक तो हो गया कि इस तरीके से घूमना, दूसरा क्या हो गया कि अपने अक्ष पे भी घूमते हैं। अपने अक्ष पे कब घूमेंगे? जब गाड़ी आपके लेफ्ट को जा रही होगी या राइट को जा रही होगी। सीधी जा रही होगी तो ये बिल्कुल भी नहीं घूमते, ये मतलब अपने अक्ष पे नहीं घूमते, ये केवल गोल घूमते रहते हैं इसके साथ साथ, क्राउन व्हील के साथ साथ। कैसे? आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी चीजें, मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, देखने के बाद में आप समझोगे और ज्यादा बेटर समझोगे। तो मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ से पावर आ रही है इंजन से, इंजन से पावर आ रही है, इंजन से पावर आने से ये घूम रहे हैं आपकी पिनियन बेवल। ठीक है, अब आगे देखो, इसके घूमने के कारण आपका क्राउन व्हील घूम रहा है। क्राउन व्हील के घूमने के कारण ये देखो, अब इस चीज को समझना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ केवल उस चीज को समझना। आपका पिनियन बेवल घूम रहा है, क्राउन व्हील घूम रहा है। क्राउन व्हील के घूमने के कारण ये जो स्मॉल स्पर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, छोटे वाले ब्लू कलर के गियर्स जो लगे हुए हैं, वो ब्लू कलर के गियर्स इस तरीके से गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से गोल घूम रहे हैं, यानी ऊपर नीचे इस तरीके से रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उस चीज को नोटिस करना कि क्राउन व्हील के साथ साथ वो रोटेटरी मोशन किस तरीके से करते हैं, केवल उतनी चीज आपने देखनी है फिलहाल। देखिए, समझ में आया? ये जैसे जैसे रोटेशन करेंगे, ये इस तरीके से रोटेट करते चले जाएंगे, तो इनके रोटेट करने से क्या होगा, जो इनके साथ जो लगे हुए हैं दूसरे, वो भी रोटेट करते चले जाएंगे, वो एक समान आरपीएम पे रोटेट करते चले जाएंगे। यानी लेफ्ट व्हील और राइट व्हील आपका इक्वल इक्वल टाइम पे रोटेट करेगा। जब क्या होगा, जब आप गाड़ी को एक साइड में मोड़ रहे होंगे, तो मोड़ने की वजह से इसके अंदर डिफरेंशियल यूनिट में क्या होगा, उस चीज को समझना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज देखने की जरूरत है वो चीज देखना आप, कि मैंने आपको समझाया ये आपका पिनियन बेवल, इसके घूमने से आपका क्राउन व्हील घूमेगा। क्राउन व्हील के रोटेट करने की वजह से आपके जो स्मॉल स्पर्स होते हैं, स्मॉल स्पर्स रोटेट करेंगे। लेकिन ये दो तरीके से गति करते हैं। एक तो इनकी गति क्या होगी, क्राउन व्हील के कारण इनकी बस ये गति होगी। ठीक है, क्राउन व्हील के कारण इनकी ये गति होगी। दूसरा, आप गाड़ी को लेफ्ट की तरफ रोटेट करोगे तो रोटेट करने के कारण इनके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से भी गति करना प्रारंभ कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप जिस डायरेक्शन में मोड़ोगे, यानी कि ये इस तरीके से भी गति कर सकते हैं और इस तरीके से भी गति कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? क्राउन व्हील के कारण ये यूं गति करेंगे, और इनकी खुद की गति जो होगी, वो इनकी खुद की गति ये होगी। क्या मैं दो टाइप की आपको इनके बता रहा हूँ, वो समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो तब बोलना जब आप इमेज को देख लो। अब ये वीडियो, इस वीडियो में आप देखना कि ये जो आपके ब्लू कलर वाले हैं, वो यू क्राउन व्हील के प्रभाव के कारण यू तो घूम रहे हैं, लेकिन अपने अपने प्रभाव के कारण यू घूमना भी स्टार्ट कर देंगे। इस चीज को देखना और समझना। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे क्योंकि गाड़ी को हमने एक साइड में मोड़ दिया, तो मोड़ने के कारण क्या हो गया, इन्होंने यूं तो इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर दिया, तो जो लेफ्ट साइड वाला जो व्हील था उसके अंदर उतनी पावर डिलीवर नहीं हो पा रही थी। जब इसके अपोजिट होगा, गाड़ी को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो ये दूसरी तरफ घूमना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ घूमने के कारण जो राइट साइड का है, वहां पे गाड़ी को पूरी पावर नहीं मिल पाएगी। तो मुझे बताओ कि वो चीज आपको समझ में आई थी कि नहीं आई थी? ये आपको डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, कि इसके पार्ट्स किस तरीके से होंगे, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा? थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज इस चीज का हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ आप टर्मिनोलॉजी की तरफ उतना मत जाना, केवल मैकेनिज्म की तरफ जाना। टर्मिनोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट यूज की गई है, मैकेनिज्म सेम है। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले ये पिनियन व्हील है, पिनियन व्हील गोल घूमेगा, ये गोल घूम के क्राउन व्हील को रोटेट करवाएगा। क्राउन व्हील आगे किनको रोटेट करवाएगा, इन छोटे वाले जो रेड कलर के इनको रोटेट करवाएगा। जब आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही होगी तो ये अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से
एक पहिए और दूसरे पहिए, अंदर वाला जो पहिया होगा उस पहिए को ये कम पावर डिलीवर करेगा और बाहर वाले पहिए को ज्यादा पावर डिलीवर करेगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको समझनी क्या चीज है, आपको एक चीज यहाँ पे भी नोटिस करनी है कि ग्रीन का मतलब क्या हो गया, ये वाला व्हील, और ब्लू का मतलब क्या हो गया, ये वाला पहिया, यानी राइट व्हील और लेफ्ट व्हील। जब आपकी गाड़ी क्या जा रही होगी, सीधी जा रही होगी, तब दोनों पहियों को इक्वल अमाउंट में आपको आरपीएम देने की जरूरत है, इक्वल स्पीड में चलाने की जरूरत है। वो कहते हैं ना गाड़ी के चारों पहियों को एक स्पीड पे चलना चाहिए। तो जब गाड़ी सीधी जा रही होगी, केवल उसी टाइम आपको चारों पहियों को एक स्पीड पे रखना है, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, गाड़ी को थोड़ा सा टर्न लेने की कोशिश की, तो टर्न लेने के कारण जो बाहर वाले पहिए हैं उनको ज्यादा आरपीएम की जरूरत पड़ेगी और अंदर वाले पहिए को कम आरपीएम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप देखना कि ऊपर 1.50 का मतलब क्या है कि इसको 1.5 टाइम्स आपको, आप इसको स्पीड दे रखी है आपने, इसने आपको स्पीड दे रखी है केवल 0.50 टाइम। तो उनकी स्पीड में डिफरेंस देखना, इनके मैकेनिज्म को देखना, और यहाँ पे आप नोटिस करना कि यहाँ पे कितनी स्पीड का रेशियो है। फिर आप समझ जाओगे कि डिफरेंशियल यूनिट का काम क्या होगा। लेफ्ट और राइट पीछे वाले व्हील्स को अलग अलग पावर देने का काम होता है इनका, देखना इनको अच्छे से। 1.50 50, वो देखो ब्लू वाला धीरे धीरे घूम रहा है, ग्रीन वाला ज्यादा घूम रहा है। अब गाड़ी सीधी होगी, दोनों इक्वल स्पीड में घूम रहे हैं, और इक्वल स्पीड में जब घूम रहे हैं उस टाइम रेड वालों ने यू रोटेट करना बंद कर दिया। रेड वाले जो गियर्स है उन्होंने यू रोटेट करना बंद कर दिया। वो क्राउन व्हील के साथ साथ केवल ये वाली गति कर रहे हैं, ठीक है। ये गति करना उन्होंने बंद कर दिया। बात समझ में आई? आगे देखो, पिनियन घूम रहा, क्राउन व्हील घूम रहा। अब क्या हो गया, गाड़ी को हमें मोड़ना है, कहाँ, अंदर की तरफ मोड़ना है। तो ग्रीन को पावर कम देनी है, ब्लू को पावर ज्यादा देनी है। टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया, ग्रीन को तो 0 आरपीएम कर दिए और ब्लू को क्या कर दिया, 2 आरपीएम, दोगुनी, ठीक है। देखना इस चीज को। अब आपको ये चीज भी नोटिस करनी है कि जो रेड कलर के जो गियर्स दे रखे हैं वो गियर्स भी साथ साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे येलो गियर के कारण। मैं क्राउन व्हील और ये बोल के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, जानबूझ के मैं रेड येलो ब्लू ग्रीन ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। येलो व्हील के कारण वो यू गति करेंगे, लेकिन क्योंकि वो हम उसे मोड़ रहे हैं, कहाँ मोड़ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मोड़ रहे हैं, इसलिए जो रेड व्हील्स होंगे, रेड गियर्स होंगे, वो रेड गियर्स यू गति करना भी प्रारंभ कर देंगे। इनके यू गति करने से होता क्या है, इनके यू गति करने से होता है कि जो इस साइड के ये जो दांते होते हैं, जो ग्रीन वाले जो दांते हैं, उनको ये बिना घुमाए स्किप कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसको बिना घुमाए ये स्किप कर जाएंगे। अदरवाइज तो वो येलो के साथ में घूमने के कारण ग्रीन वाले भी रोटेट करेंगे करेंगे, ठीक है, समझना इस चीज को। रेड वाले घूम रहे हैं ना इस तरीके से भी। अब देखो, ग्रीन की तरफ पावर ज्यादा कर दी, ब्लू की तरफ पावर ज्यादा कर दी, ग्रीन वाला ज्यादा स्पीड में घूम रहा है, ब्लू वाला कम स्पीड में घूम रहा है। आप देख सकते हो इन चीजों को। अब दोनों में इक्वल है, तो रेड वाले ने यू घूमना बंद कर दिया। इस टाइम रेड वाला यू नहीं घूम रहा है, येलो के कारण यू घूम रहा है। फिर से हमने मोड़ ले लिया, अंदर की तरफ मोड़ ले लिया। ग्रीन वाला ज्यादा स्पीड में घूमेगा, ब्लू वाला कम स्पीड में घूमेगा, ठीक है, और रेड वाले फिर से यू घूमना स्टार्ट कर देंगे। जितना तीखा ज्यादा मोड़ होगा उतना तीखा वो, फिर से गाड़ी सीधी होगी। अब रेड वाले ने यूं घूमना फिर से बंद कर दिया, येलो के कारण यूं यूं घूम रहा है, दोनों व्हील्स एक जैसी स्पीड में चल रहे हैं। अब फिर से ब्लू बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा है और ये वाला नहीं घूम रहा। तो अब मेरे को बताओ, अब बताओ, डिफरेंशियल यूनिट का काम होता है पीछे वाले टायर को, एक टायर को कम दूरी कम स्पीड देना और दूसरे टायर को ज्यादा स्पीड देना। और वो किस चीज के लिए देना, इस चीज के लिए देना कि तब मोड़ आए तो मोड़ में जो अंदर वाले व्हील्स होंगे उन व्हील्स को कम पावर की जरूरत रहती है, उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, और बाहर वाले व्हील्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बता दो। अब देखो, इसमें एक और चीज बताने वाली है आपको, और बता देता हूँ। जो मैंने आपको ट्रांसमिशन सिस्टम के कितने टाइप पार्ट्स बताए, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लच, आपको पढ़ लिया, आपने समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको बताया गियर बॉक्स, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। तीसरा मैंने आपको बताया डिफरेंशियल, आपने डिफरेंशियल यूनिट को जस्ट अभी पढ़ा है, आपको समझ में आ गया। चौथा और फाइनल पार्ट मैंने आपको बताया था फाइनल ड्राइव। अब फाइनल ड्राइव क्या काम होता है, फाइनल ड्राइव का काम भी वो सिमिलर ही होगा। इसका काम भी क्या होगा, ट्रैक्टर की पावर को और ज्यादा रिड्यूस कर देने, वो ट्रैक्टर की पावर को और ज्यादा बढ़ा देने का। वो हम कैसे बढ़ाते हैं, वो हम बढ़ाते हैं आरपीएम को और ज्यादा घटाकर। आरपीएम को और ज्यादा घटा देंगे तो टॉर्क उतना ही ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आरपीएम को और ज्यादा कैसे घटाएंगे, वो हम घटाएंगे इनकी सहायता से। ये जो गियर्स हैं इनकी सहायता से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इन गियर का जो साइज है वो बड़ा है और ये जो रेड गियर है उसका साइज क्या है, छोटा है। मैं अब ये चीज आपको इमेज की सहायता से समझाता हूँ, वहां पे आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल यूनिट आपको समझ में आ गया। अब आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो कि हाँ जी ये क्या हो गया, ये आपके सामने पिनियन शाफ्ट होगी और ये इसके ये पिनियन हो गया आपके सामने, ये आपके सामने क्या हो गया,
क्राउन व्हील हो गया और ये क्या हो गया आपके दूसरे वो चीजें होगी। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इस डायग्राम को समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ सकते। डिफरेंशियल लॉक है वो मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा, अभी आपका इजीली खत्म हो जाएगा। ये आप डायग्राम देख लो केवल। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने पिनियन शाफ्ट है, ये आपके सामने क्राउन व्हील है, ये आपके स्मॉल गियर है और ये आपके क्या है, लार्ज गियर है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज होगी, ये स्मॉल गियर ज्यादा आरपीएम पे घूमेंगे लेकिन लार्ज गियर जो होंगे वो कम आरपीएम पे घूमेंगे, और लार्ज गियर ही होंगे जो फाइनली व्हील्स को घुमाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनल गियर होते हैं यही क्या काम करते हैं फाइनली, इनके पास जितनी पावर या टॉर्क पहुंचेगा, जितना आरपीएम या जितना टॉर्क पहुंचेगा उतना आरपीएम या उतना टॉर्क ये फाइनली व्हील्स को देते हैं। लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है वो हमें ट्रैक्शन के लिए ज्यादा चाहिए और स्पीड के लिए कम चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बड़े साइज का व्हील लगा देते हैं, ठीक है ना, बड़े साइज का व्हील लगा देंगे इसलिए। ओके, तो फाइनल ड्राइव आपको समझ में आ गया, इसने आरपीएम को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, आरपीएम को और ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि ट्रैक्टर में हमें स्पीड नहीं चाहिए यार, ट्रैक्टर में हमें पावर चाहिए, और इंजन बड़ा इसलिए लगाया ताकि हमें ज्यादा पावर मिल सके। फाइनल ड्राइव क्या चीज होता है, वो किस तरीके से और ज्यादा आरपीएम को रिड्यूस कर देता है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फाइनल ड्राइव पावर ट्रेन का सबसे लास्ट भाग होता है जो क्या काम करता है, आपको कनेक्ट करने का काम करेगा। फाइनली जो पावर होती है उस पावर को डिलीवर करने का काम करेगा व्हील्स को। क्या फाइनल ड्राइव समझ में आया? देखो सुनील कहता रिपीट करो, कर देते हैं रिपीट। देखो हो क्या रहा है, यहाँ से पावर पहुंच रही है, अब इसका साइज क्या है, छोटा है इसका साइज, तो इसके आरपीएम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पहली चीज, इंजन जितने भी आरपीएम पे चल रहा था, गियर बॉक्स ने आरपीएम को घटा दिया, टॉर्क को घटा दिया। अब जो गियर बॉक्स ने जितने कम आरपीएम को, जितने हाई टॉर्क को यहाँ पे भेजा था, तो उतने आरपीएम को इस क्राउन व्हील ने और ज्यादा कम कर दिया आरपीएम को। पर क्राउन व्हील किसका पार्ट है, डिफरेंशियल यूनिट का पार्ट है। क्राउन व्हील के गोल घूमने से पहिए गोल नहीं घूम रहे। क्राउन व्हील आगे घुमाएंगे किस चीज को, स्मॉल गियर को। स्मॉल गियर आगे घुमाएंगे किस चीज को, लार्ज गियर को। ये जो लार्ज गियर होंगे उनका साइज फिर से बड़ा होने के कारण इन्होंने आरपीएम को फिर से कम कर दिया। यानी मैं आपको बाय डेफिनेशन अगर जाता हूं तो फाइनल गियर क्या होते हैं, गियर रिडक्शन यूनिट होती है पावर ट्रेन के अंदर। अब पावर ट्रेन क्या होती है, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि इंजन से लेकर के जो फाइनली व्हील्स को पावर ट्रांसफर करने के लिए बीच में जितनी भी सारी चीजों की कड़ियां हैं उन सारी चीजों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं पावर ट्रेन। तो ये रिडक्शन यूनिट है पावर ट्रेन की डिफरेंशियल और ड्राइव व्हील्स के बीच में। अब ये क्या था आपके, ये डिफरेंशियल था, ये डिफरेंशियल के पार्ट्स हैं, इनके बीच में और ड्राइव व्हील्स, अब यहाँ पे पहिए ही होंगे ऑब्वियस है, तो पहियों के बीच में और डिफरेंशियल के बीच में जो गियर रिडक्शन यूनिट है, जिसको क्या काम करेगा, जो आरपीएम को और ज्यादा कम कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इसका साइज फिर से बड़ा है, इसका साइज फिर से छोटा है। यानी कि इसमें अगर 8 दांते हैं तो इसमें 16 दांते होंगे, मान लो एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं 16 ही हो। कहने का मतलब है कि इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, यानी ये एक 2 बार घूमेगा तो ये 1 बार घूमेगा, ये 1 बार घूमेगा तो फिर से यहाँ पे हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा और लो आरपीएम प्रोड्यूस होगा। लो आरपीएम का मतलब लो स्पीड एंड हाई पावर। अब बताओ सुनील समझ में आया कि नहीं आया? ये फाइनली जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, वो होता है फाइनल ड्राइव। जो फाइनली क्या हुआ समझना फिर से, इंजन से पावर फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील से क्लच, क्लच से गियर बॉक्स से पिनियन शाफ्ट से कहा आपके क्राउन व्हील, क्राउन व्हील से स्मॉल गियर से फाइनल ड्राइव, तो फाइनल ड्राइव से फाइनली कहाँ पे, टायरों के पास पहुंचती है, पहियों के पास पहुंचती है। तो पावर ट्रेन का वो हिस्सा जो सबसे एंड में होता है, जो क्या करेगा, ट्रैक्टर के पहियों को पावर डिलीवर करता है, उसे कहते हैं फाइनल ड्राइव। और फाइनल ड्राइव भी आरपीएम को और ज्यादा कम कर देगा, ठीक है। आरपीएम जितने कम, टॉर्क उतना ज्यादा हाई। अब बताओ क्या किसी को कोई डाउट है? तो डिफरेंशियल लॉक, अब आपका एक टॉपिक बचा है इसके अंदर, उसको और देख लेते हैं। डिफरेंशियल, अब आप समझते हो डिफरेंशियल होती क्या चीज है। डिफरेंशियल ये चीज होती है जी, दो अलग अलग टायर है, एक टायर को कम पावर चाहिए, एक को ज्यादा पावर चाहिए, तो हम उस चीज को मैनेज कर सके, उस चीज को कहते हैं डिफरेंशियल। पर मान लो क्या हो, आपका ट्रैक्टर कहीं फंस जाए किसी कीचड़ विचड़ में, ठीक है, या फिर आपका ट्रैक्टर किसी मिट्टी में फंस जाए, एक टायर जो हो मिट्टी में फंस जाए और अब वो टायर निकल नहीं पा रहा, और आप रेस दे रहे हो तो वो टायर बार बार गोल गोल घूमने जा रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, आप डिफरेंशियल लॉक का यूज करते हो, जो कि आपके ट्रैक्टर में एक लीवर दिया रहता है। जो डिफरेंशियल लॉक क्या काम करेगा, जो आपके डिफरेंशियल यूनिट की उस यूनिट को बंद कर देता है। अब आपका ट्रैक्टर जो होगा ना, उसके जो दोनों पहिए होंगे, उन दोनों पहियों के पास में इक्वल पावर जा रही है,
जिससे आपके ट्रैक्टर की ट्रैक्शन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो किसी कीचड़ में या किसी मिट्टी में धंसा हुआ होगा तो क्योंकि दूसरा पहिया भी घर्षण लगा रहा है, एक पहिया तो फ्री हो गया, एक पहिया कीचड़ में फंस गया तो कीचड़ में गोल गोल घूम रहा है तो वो कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पहिया है वो तो कीचड़ में नहीं है, तो दूसरा पहिया भी साथ साथ घूमेगा, तो दूसरे पहिए के कारण, क्योंकि डिफरेंशियल लॉक हमने कर दिया, अब दोनों पहिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ घूमेंगे और दूसरा पहिया कीचड़ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चक्कर था जिसके लिए डिफरेंशियल यूनिट को, आपके डिफरेंशियल लॉक को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आप डिफरेंशियल लॉक मान सकते हो दोनों पहियों को एक साथ मूवमेंट करने के लिए। नई गाड़ियां आप खरीदते हो तो उनके अंदर एक रहता है ट्रैक्शन कंट्रोल नाम से आता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ नहीं होता, ट्रैक्शन का मतलब वही घर्षण होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, डिफरेंशियल लॉक ही होता है, जो पहाड़ों पे आप चढ़ते हो तो आपको पीछे लुढ़कने नहीं देता, अदरवाइज आपका हो जाएगा गाड़ी पीछे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। फाइनली अब एक वीडियो की सहायता से फिर से एक बार डिफरेंशियल लॉक को और डिफरेंशियल यूनिट को समझ लेते हैं, 2 से 3 मिनट और लगने हैं, उसके बाद में आपका लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो की इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, देखिए इसमें आपके सामने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ट्रैक्टर की। इस यूनिट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टीयरिंग दिखाई दे रहा है, नीचे आपको गियर दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ यहाँ पे आपको डिफरेंशियल यूनिट दिखाई दे रही है। अगर आप डिफरेंशियल यूनिट को पास से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे क्राउन व्हील है, और क्राउन व्हील के पास में बिल्कुल पास में वो सारी चीजें जो हमने वीडियोस में देखी है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें मैकेनिज्म समझना है केवल। उसके बाद में बात करते हैं डिफरेंशियल के नाम में उसका काम है, जब ट्रैक्टर क्या होगा सीधे रास्ते से जा रहा होगा तो दोनों जो पहिए होंगे उनको इक्वल पावर मिल रही होगी, इक्वल आरपीएम मिल रहा होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इस चीज को देखना कि वो सामने से क्या कर रहा है, क्योंकि ये बनता हुआ ट्रैक्टर है, वो सामने से क्या कर रहा है, हाथ से घुमा रहा है पिनियन शाफ्ट को। पिनियन शाफ्ट को अब क्या पता लग रहा है कि उसे इंजन घुमा रहा है कि हाथ से घुमा रहा है। जैसे पिनियन शाफ्ट को घुमाया जाएगा, दोनों जो पहिए होंगे वो भी घूमना स्टार्ट कर देंगे, उनकी एक्सल भी घूमना स्टार्ट कर देगी। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों एक्सल घूमना स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये घूम रहा, उसके अंदर भी घूम रहा, ठीक है, इक्वल स्पीड में घूमना स्टार्ट कर देंगे। अब ट्रैक्टर को क्या होगा, ट्रैक्टर को मान लीजिए कहीं मुड़ना होगा, तो मुड़ने के कारण उसके जो अंदर वाले पहिए होंगे, उन अंदर वाले पहियों को कम पावर की जरूरत होगी, बाहर वाले पहियों को ज्यादा पावर की जरूरत रहती है, तो वहां पे डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। ये सारा जो काम होगा, स्पीड की जो हेर फेर होती है वो डिफरेंशियल के द्वारा कंट्रोल होती है, ठीक है। डिफरेंशियल आप अच्छे समझ चुके हो। अब यहाँ पे आपको समझना है डिफरेंशियल लॉक क्या होता है। मान लो आपका ट्रैक्टर क्या हो गया, किसी कीचड़ विचड़ में फंस गया, ठीक है। जैसे मान लो कीचड़ में फंस गया आपका ट्रैक्टर, तो जो बंदे ने पकड़ रखा है हाथ से, वो मान लो आपके किसी गड्ढे में जाकर के फंस गया, और अब वो पहिया जो है वो मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो पहिया मूव नहीं कर पा रहा और दूसरे साइड का पहिया अगर मूव करेगा तो ऑब्वियस है कि जिस पहिए के आगे कोई आपके रुकावट आ गई, जब तक वो रुकावट दूर नहीं होती, वो पहिया वहां से बाहर नहीं आएगा, तब तक दूसरा पहिया कितना मर्जी घूमे रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रैक्टर आगे तो जाएगा नहीं। यानी यूं मान लो ट्रैक्टर को एक साइड से किसी सुपरमैन ने पकड़ रखा है और बाकी आप उसको फोर्स दिए जा रहे हो, तो जब तक सुपरमैन छोड़ेगा नहीं तब तक वो आगे जाएगा ही नहीं। दूसरा पहिया कितने मर्जी घूमता रहो, वो फ्री घूमता रहेगा दूसरा पहिया। हमें जरूरत है कि जो पहिया फंसा हुआ है वो घुमाओ, उसको वहां से बाहर निकालो, ठीक है ना। अब उसको वहां से बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए कि उस पहिए के हम प्रेशर लगाएं, तो अब उस पहिए पे हम बल लगाएं बहुत ज्यादा। तो बल हम कैसे लगाएंगे, डिफरेंशियल लॉक को ऑन करके लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल हमारे लिए जरूरी है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन बाय चांस किसी कीचड़ में फंस जाए या ट्रैक्टर फंस जाए, वहां पे हमारे लिए डिफरेंशियल लॉक भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिफरेंशियल लॉक क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो टायर फंसा हुआ है ना, वो टायर में डिफरेंशियल के कारण, अब डिफरेंशियल को तो नहीं पता लग रहा कि वो पावर को डिलीवर करनी थी उसे, उसने सही करने की जगह गलत कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशियल सिस्टम के कारण अंदर वाला पहिया घूम नहीं पा रहा, सारी की सारी पावर जो बाहर वाले पहिए को दी जा रही है, जो वहां पे फ्री घूम रहा है, स्लिप कर रहा है वहां पे, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये वाला नहीं घूम पा रहा, लेकिन दूसरा वाला आराम से घूम पा रहा है, और ये डिफरेंशियल के कारण हो पा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंशियल लॉक इन्होंने क्या कर दिया, ये लीवर था, इस लीवर की सहायता से डिफरेंशियल लॉक को ऑन कर देंगे, तो पीछे आप देखेंगे इस वाले हिस्से में
क्योंकि डिफरेंशियल यूनिट आप अच्छे से समझ चुके हैं। इस वाले हिस्से में क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने की वजह से ये डिफरेंशियल यूनिट जो थी, जो आपके ब्लू वाला या छोटे वाला उस पर यूं घूम रहा था, वो यूं घूमना बंद हो जाएगा, और उसके यूं घूमने बंद हो जाने के कारण डिफरेंशियल यूनिट भी अपना काम करना बंद कर देगी। यानी आपके सारे के सारे व्हील्स, अब इन्होंने देखिए लॉक लगा दिए, यहाँ से जाम हो गया, जाम होने की वजह से देखिए अब दूसरे पे भी फोर्स लग रही है, और वो क्या कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है वहां से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों व्हील्स को फिर से पावर एक साथ देने के लिए अपने जिसका यूज करते हैं उसको अपने कहते हैं डिफरेंशियल लॉक। मुझे फटाफट से कंफर्मेशन दे दीजिए कि आपको आज जितनी बातें पढ़ाई है वो सारी समझ में आई है कि नहीं आई, क्योंकि आपका मोटा मोटा जितना भी काम था वो सारा हो चुका है। उसके बाद में आपके छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं और जो बहुत ईजी है। तो थैंक यू सो मच, आपको इनकी पीडीएफ और यूट्यूब अपलोडिंग जल्दी ही कर दी जाएगी। ओके ओके।